अध्याय 33। नीदर पॉइजन फ्लेम। अरे, अभी मत जाओ। हालांकि मुझे नहीं पता कि स्वर्गीय ज्वाला क्या है, लेकिन हमारे कार्टोग्राफी मंडप में वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला के बारे में एक नक्शा है। मैंने एक बार मंडप के प्रमुख से एक बातचीत सुनी थी और उन्होंने उस नक्शे के बारे में बात की थी। यदि आप इसे देखना चाहते हैं, तो मैं इसे अनुरोध करने और अवशेष गैलरी से इसे बाहर निकालने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। ये देखकर कि वह ईमानदारी से बोल रही थी, ऐसा नहीं कि वह झूठ बोल रही थी, जियाओ मिंग हिचकिचाया। ईमानदारी से कहूं तो इस स्वर्गीय ज्वाला मानचित्र के वास्तविक होने की संभावना बहुत कम थी। आखिरकार, यदि यह वास्तविक होता, तो इसे कार्टोग्राफी मंडप के भंडारण कक्ष में धूल खाने के लिए छोड़ने के बजाय बहुत पहले ही 8 द्वारों की वार्षिक नीलामी में भेज दिया गया होता। ब्लैक कॉर्न क्षेत्र में काफी कीमियागर थे, और कीमियागरों को स्वर्गीय ज्वालाओं के प्रति जिस हद तक जुनून था, उसे देखते हुए इस मानचित्र को बेचना कोई चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन अब स्थिति क्या थी? एक महिला गाइड इस नक्शे को बेचना चाहती थी, और इसे बेचने की उसकी क्षमता को देखते हुए उसने पहले भी इस तरह का काम किया होगा। लेकिन ये तथ्य कि नक्शा अभी भी यहाँ था, बहुत कुछ बता रहा था। या तो उन्होंने इस नक्शे की कई प्रतियां बनाई थी, या ये बुरी तरह से विकृत था, या ये केवल एक नकली नक्शा था। इसलिए जियाओ मिंग थोड़ा उदासीन था, लेकिन ये देखने लायक नहीं था क्योंकि वह बेकार था। इस प्रकार जियाओ मिंग ने बिक्री क्लर्क के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। ये देखकर कि जियाओ मिंग रुकने और चारों ओर देखने के लिए तैयार थी, बिक्री क्लर्क उत्साहित था। समझाने के बाद वह जल्दी से जाने के लिए चली गई। जियाओ मिंग काउंटर पर लौटी और बैठने के लिए एक कुर्सी की तलाश की। एक चौथाई घंटे तक इंतजार करने के बाद, जैसे ही जियाओ मिंग थोड़ा अधीर हो रहा था और जाने के बारे में सोच रहा था, महिला जल्दी से मंच के पीछे से जियाओ मिंग की ओर भागी। उसके पीछे एक मुस्कुराता हुआ और दयालु बूढ़ा आदमी भी था। क्षमा करें, इस बड़े भाई, आपको इंतजार करवाने के लिए। ठीक है, ये है। ये देखकर कि जियाओ मिंग को परवाह नहीं थी, लेकिन उसने अपने पीछे खड़े बुजुर्ग को देखा। महिला उसका परिचय देने ही वाली थी कि उसने बुजुर्ग को बोलते हुए सुना, ओह, मुझे लगता है कि यह वह सज्जन है जो स्वर्गीय ज्वाला मानचित्र खरीदना चाहते हैं। मैं मानचित्र निर्माण मंडप का प्रशासक हूँ। आप मुझे प्रशासक बाई कह सकते हैं। स्वर्गीय ज्वाला मानचित्र का मामला मेरे जिम्मे है। ये देखकर बाधित गाइड को चुप रहना पड़ा और उन दोनों के लिए जगह छोड़ते हुए एक तरफ हटना पड़ा। जियाओ मिंग ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो खुद को प्रशासक बाई कहता था। उसकी आत्मा की शक्ति ने महसूस किया कि उसकी ताकत उसके जितनी नहीं थी, और उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। वैसे भी वह सिर्फ नक्शा देखना चाहता था, और एक अतिरिक्त प्रशासक बाई होने में कोई बुराई नहीं थी, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, स्वर्गीय ज्वाला मानचित्र कहाँ है जिसे मैं देखना चाहता हूँ? जियाओ मिंग का सवाल सुनकर प्रशासक बाई ने तुरंत नक्शा नहीं निकाला, बल्कि बिना जल्दबाजी के मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी मत करो, स्वर्गीय ज्वाला नक्शा हमारे मंडप का खजाना है। कीमत सस्ती नहीं है, मुझे तुम्हारा बजट नहीं पता। हे, प्रशासक बाई का मतलब स्पष्ट था, यह नक्शा बहुत महंगा था। अगर उसके पास पैसे नहीं थे, तो इसे मत देखो। मंडप का खजाना, क्या आपको लगता है कि मैं 3 साल का हूँ? मंडप का कौन सा खजाना नीलाम नहीं होता, लेकिन वे हर दिन शॉपिंग गाइड द्वारा बेचे जाते हैं। काले लबादे के नीचे जियाओ मिंग का चेहरा भावहीन था और बोलते समय उसका स्वर अधीर था। अगर नक्शा असली है, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ पैसे इकट्ठा करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा आपका नक्शा जरूरी नहीं कि असली हो, अन्यथा यह अभी भी यहाँ नहीं होता। उसी समय जियाओ मिंग, जिसने ये कहा था, ने थोड़ा सा अपना आभास दिखाया। एक डू ग्रैंड मास्टर के पास भी थोड़ा भाग्य हो सकता है। काली पोशाक पहने प्रशासक को जियाओ मिंग के अभद्र शब्दों को सुनकर गुस्सा नहीं आया। वह अभी भी मुस्कुराता हुआ लग रहा था। आखिरकार ब्लैक कॉर्न क्षेत्र के लोग हमेशा काफी चिढ़े हुए थे। और सच कहूं तो ये काली पोशाक वाला डू ग्रैंड मास्टर भी सही था। वह नक्शा थोड़ा परेशान करने वाला था। अपराध के लिए क्षमा करें, ये स्वर्गीय ज्वाला का अवशेष नक्शा है, कृपया इसे देखें। प्रशासक बाई के हाथ में एक सफेद रोशनी चमकी। उसके हाथ में एक हरा नक्शा दिखाई दिया, और वह इसे जियाओ मिंग को सौंपने के लिए मुड़ा। ये स्वर्गीय ज्वाला का अवशेष नक्शा है। जियाओ मिंग ने अपने सामने की ड्राइंग को देखते हुए थोड़ा सा मुंह खोला, जो केवल 2 हथेलियों के आकार का था। नक्शे के किनारों पर क्षति के स्पष्ट संकेत थे, जो ठीक था। आखिरकार यह एक अवशेष नक्शा था, लेकिन इन नक्शों की रेखाएं थोड़ी भ्रामक थीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्शे पर खींची गई 2 हथेलियों के आकार की रेखाओं पर बहुत कम जानकारी दर्ज की गई थी।
और मौजूदा रेखाएं स्पष्ट रूप से नक्शे का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। हालांकि नक्शे पर एक लॉ का प्रतीक है जो दर्शाता है कि यह नक्शे का मूल है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि आप सटीक स्थान भी नहीं पा सकते हैं। मूल को जानने का क्या फायदा है? इस नक्शे के होने और न होने में क्या अंतर है? बस इतना ही। आप इसके साथ क्या करने का इरादा रखते हैं? जियाओ मिंग अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका और बोला, प्रशासक रेटरबाई, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको यह नक्शा कहाँ से मिला। क्या आप जानते हैं कि यह कहाँ स्थित है और इस नक्शे पर किस तरह की स्वर्गीय ज्वाला है? प्रशासक बाई को भी पता था कि यह स्वर्गीय ज्वाला नक्शा बहुत विकृत था और थोड़ी असहजता के साथ बोली, यह नक्शा हमारे मंडप मास्टर को संयोग से एक गुफा में मिला था और यह उस समय पहचान से परे क्षतिग्रस्त हो गया था। गुफा के अभिलेखों के अनुसार ये कहीं न कहीं नेदर पॉइजन दलदल में होना चाहिए। जहाँ तक ये नेदर पॉइजन दलदल है, मुझे नहीं पता। वैसे इस स्वर्गीय ज्वाला को जाहिर तौर पर नेदर पॉइजन ज्वाला कहा जाता है। नेदर पॉइजन ज्वाला। कोई आश्चर्य नहीं कि यह नक्शा बेचा नहीं जा सका, जियो मिंग ने चुपके से कहा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि नक्शा त्रुटिपूर्ण था, लेकिन इस स्वर्गीय ज्वाला में भी कुछ गड़बड़ है। नेदर पॉइजन फ्लेम एक स्वर्गीय ज्वाला थी जो स्वर्गीय ज्वाला सूची में 20वें स्थान पर थी और कहा जाता था कि यह एक ज्वाला थी जो प्राचीन नेदर पॉइजन दलदल में मौजूद थी। नेदर पॉइजन दलदल के जहरीले मियाज़मा द्वारा लाखों वर्षों तक दूषित होने के कारण ज्वाला ने अंतहीन जहरीले मियाज़मा को खा लिया है। 100 वर्षों तक आत्मा बनी रही और 1000 वर्षों तक रूप लेती रही, और जब पूरी तरह से बन गई तो इसका रंग हरा भरा था, जैसे दलदल के जहरीले मियाज़मा से गुजरती हुई भूतिया ज्वाला। चूंकि यह ज्वाला स्वयं जहरीले मियाज़मा को खाती है, इसलिए यह अत्यधिक जहरीली है और यदि आप एक पल के लिए भी ज्वाला को छूते हैं तो यह आपको जहर दे सकती है। इसे निगलने और आत्मसात करने की बात तो दूर की बात है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस तरह की ज्वाला की तलाश नहीं करेगा जब तक कि व्यक्ति का जीवन लंबा न हो और वह अब और जीना न चाहे, और इसलिए बहुत से लोग नहीं जानते थे इसके अस्तित्व के बारे में। जियाओ मिंग ने यहाँ तक कहने की हिम्मत की कि पूरे डुक्यूई महाद्वीप में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास अन्य प्रकार की स्वर्गीय लपटें हों, लेकिन किसी के लिए भी इस जहरीली लॉ को रखना बिल्कुल असंभव था क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति इस विशेष लॉ का विरोध नहीं कर सकता था, और जहरीली डुक्यूई की खेती करने वाले जहर के स्वामी भी इस चीज को संभाल नहीं सकते थे। जियाओ मिंग ने यहाँ तक सोचा कि मूल कहानी में ज्वाला मंत्र का अभ्यास करने वाले जियाओ यान और हान फेंग ने इस स्वर्गीय लॉ पर ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि यह बहुत जहरीली थी और कीमियागरों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। जैसे कि वह जियाओ मिंग की चुप्पी का कारण नहीं समझ पाया। प्रशासक बाई ने उत्साह से कहा, ये स्वर्गीय लॉ का नक्शा बिल्कुल असली है। बुरा आदमी आपको धोखा नहीं दे रहा है और इसे 8 द्वार नीलामी द्वारा भी सत्यापित किया गया है। तो फिर इसे नीलाम क्यों नहीं किया गया? जियाओ मिंग ने बयानबाजी करते हुए पूछा। क्या यह इस तथ्य के कारण नहीं था कि नेदर पॉइजन फ्लेम के लिए कोई बाजार नहीं था? प्रशासक बाई चुप रहे और उन्होंने ये शब्द जोर से नहीं कहे। ईमानदारी से कहूं तो अगर वे कह सकते तो वे ये भी नहीं बताना चाहते थे कि इस नक्शे पर किस तरह की स्वर्गीय लॉ दर्ज है। आखिरकार कोई भी समझदार व्यक्ति वास्तव में इस स्वर्गीय लॉ की तलाश नहीं करेगा, लेकिन इस जानकारी के बिना ये संभावना नहीं है कि कोई भी इसे खरीदेगा क्योंकि नक्शे में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। और जहां तक स्वर्गीय लॉ का नाम बताए बिना सिर्फ एक स्थान बताने और लोगों को इसे खरीदने के लिए बहकाने की बात है, तो यह और भी असंभव होगा। लोग मूर्ख नहीं थे। अगर उन्होंने नेदर पॉइजन स्वैम्प कहा, तो जो लोग स्वर्गीय लपटों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वे जान जाएंगे कि यह कोई गंभीर नक्शा नहीं है। जब प्रशासक बाई ने सोचा कि यह सौदा विफल होने वाला है, तो जियाओ मिंग ने बात की। मैं यह नक्शा खरीदूंगा, बस कीमत बताए। आप इसे खरीदना चाहते हैं? प्रशासक बाई बहुत खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इसे खरीदना चाहेगा। ये जानने के बाद कि यह किस तरह की स्वर्गीय ज्वाला है, ये बहुत सारा पैसा दिया गया था। अच्छा, इसकी कीमत क्या है? जियाओ मिंग निश्चित रूप से अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता था। सामग्री से चित्र एक निश्चित उम्र का लग रहा था। इस अर्थ में नक्शा असली होना चाहिए। अगर यह असली था तो जियाओ मिंग के लिए इसका कुछ मूल्य था। हालांकि नक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और वास्तविक स्थान का पता लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन जियाओ मिंग के पास एक जीवन सिम्युलेटर है, इसलिए इसे खरीदने के बाद वह निश्चित रूप से इस पर नजर रखेगा और हो सकता है कि एक बार सिम्युलेटर इसे खुद ही ढूंढ ले। नीदर पॉइजन फ्लेम की समस्या के लिए, जो बहुत जहरीली है, यह उसके लिए केवल एक छोटी सी समस्या थी। ऐसा नहीं है कि वह इस तरह की स्वर्गीय ज्वाला को खुद ही खा जाएगा, उसकी आत्मा ऐसा करेगी। आत्मा जो कुछ भी खाती थी उसका उस पर कोई असर नहीं होता था।
ठीक वैसे ही जैसे ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर जो संक्षारक था, लेकिन आत्मा द्वारा इसे खा लेने के बाद जियाओ मिंग की डू क्यूई अभी भी लॉ की मूल डू क्यूई थी, बिना किसी मामूली बदलाव के। बेशक, अगर जियाओ मिंग इस संक्षारक विशेषता को पाना चाहता था, तो वह भी पा सकता था, जब तक कि वह आत्मा को इसे अपने साथ साझा करने के लिए नियंत्रित करता। सीधे शब्दों में कहें तो आत्मा द्वारा भक्षण के बाद प्राप्त की गई विशेषता जियाओ मिंग के लिए एक बफ है, और आत्मा के लिए इस बफ को काफी स्वतंत्र रूप से रखा और हटाया जा सकता है। अध्याय 34, गुप्त क्षेत्र का उद्घाटन। एएन, हालांकि मैंने उल्लेख किया था कि सर्वेक्षण लंबे समय तक उपलब्ध रहेगा, लेकिन राय में असमानता ने पहले ही सब कुछ कह दिया था, इसलिए मैं इस अध्याय से शुरू करके साधना क्षेत्रों में परिवर्तन करना शुरू करें। परिवर्तन इस प्रकार होंगे: डू जेड क्यू डू शिष्य, डू जे डू अभ्यासी, डू शि डू मास्टर, दा डू शि डू ग्रैंड मास्टर, डू लिंग डू स्पिरिट, डू वांग डू किंग, डू हुआंग डू सम्राट, डू जोंग डू पूर्वज, डू जुन डू आदरणीय, बान शेंग अर्थ संत, डू शेंग डू संत, डू दी डू भगवान। मैंने पहले ही सहायक और पिछले अध्यायों को नए क्षेत्र नामों के साथ अपडेट कर दिया है। कोई प्रस्ताव दें, या आप बेचना नहीं चाहते? बेचे बेचे बेचे। बेशक मैं बेच रहा हूँ। जब प्रशासक बाई ने सुना कि जियाओ मिंग ने क्या कहा, तो उसने मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया, इस स्वर्गीय ज्वाला अवशेष मानचित्र की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी कीमत सिर्फ 100,000 सोने के सिक्के हैं। सिर्फ 100,000 सोने के सिक्के। यह एक डाकू है जो पैसे चुराने का आदी है न? जियाओ मिंग ये सुनकर अवाक रह गया और उसने सोचा, ऐसा क्यों लगता है कि तुम इसे बेचना नहीं चाहते? ब्लैक कॉर्न क्षेत्र के महान मैदान के पिछले मानचित्र की एक स्पष्ट कीमत थी, लेकिन ये जो तुमने अभी स्टोरेज रिंग से निकाला है, उसकी भी कोई स्पष्ट कीमत नहीं हो सकती, है न? भले ही यह मानचित्र असली हो, लेकिन ये कीमत के लायक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरा फायदा उठाया जाए। ब्लैक कॉर्न क्षेत्र के महान मैदान के नक्शे के समान 4,000 सोने के सिक्के। सर, आपकी कीमत थोड़ी कम है। ये देखकर कि जियाओ मिंग ने इतनी कम कीमत पर सौदा किया था, प्रशासक बाई ने कड़ी नजर से देखा। आप खुद जानते हैं कि इस नक्शे के विखंडन की डिग्री क्या है। यह विखंडित नक्शा 100,000 सोने के सिक्कों के लायक नहीं है, और मेरे पास इतने सारे सोने के सिक्के नहीं हैं। जियाओ मिंग ने कहा, बेशक उसके पास पैसे थे, लेकिन वह अपनी संपत्ति के बारे में बताने के लिए इतना मूर्ख नहीं होगा। बस उसे जारी रखने के लिए, और क्या, हर कोई जानता है कि नेदर पॉइजन फ्लेम क्या करता है ना? अगर ये तथ्य न होता कि यह चित्र वास्तविक है और इस पर एक कीमती जहरीली जड़ी बूटी का स्थान उकेरा गया है, तो यह 1,000 सोने के सिक्कों के लायक नहीं होगा। यह इसके लायक नहीं है, और फिर भी आप इसे खरीदना चाहते हैं। ... आखिरकार, किसी बड़े शख्स के लिए यह नक्शा खरीदना दुर्लभ था, और उसे नाराज करना बुरा होगा। इसलिए प्रशासक बाई ने बस कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कीमत बहुत कम है, मैं इसे इतना कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। 90,000 सोने के सिक्के कैसे रहेंगे? अधिकतम 10,000, 80, 8,000, 11,000। ... उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुछ गहन सौदेबाजी के बाद जियाओ मिंग ने 24,000 सोने के सिक्कों के लिए नक्शा खरीद लिया। एक बार जब लेन देन संपन्न हो गया, तो दोनों पक्ष सौदे से बहुत संतुष्ट थे। अपना बैंगनी सोने का कार्ड निकालने और बिल का भुगतान करने के बाद जियाओ मिंग कार्टोग्राफी मंडप से जल्दी से बाहर निकल गया। लॉबी में खड़े होकर प्रशासक बाई ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, क्योंकि उसने जियाओ मिंग को देखा जो नजरों से ओझल हो गया था। उसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही थी, उसकी जगह एक अतुलनीय रूप से ठंडी निगाह ने ले ली थी। प्रशासक बाई, वह बचा हुआ नक्शा केवल 24,000 स्वर्ण सिक्कों में बेचा गया था। क्या मंडप मास्टर को पता चलने पर वह आपको दोषी नहीं ठहराएगा? लॉबी में महिला गाइड की सतर्क आवाज सुनाई दी। प्रशासक बाई ने उसकी निगाह वापस ली और उदासीनता से बोली, कोई बात नहीं, हालांकि इस काले वस्त्रधारी डू ग्रैंड मास्टर को बेचा गया नक्शा मूल नक्शा है, लेकिन हमारे कार्टोग्राफी मंडप को जिस तकनीक पर सबसे ज्यादा गर्व है, वह है कार्टोग्राफी, और हमें उस बचे हुए नक्शे की बैकअप कॉपी बहुत समय पहले मिल गई थी। वास्तव में हमने इसे कुछ हजार स्वर्ण सिक्कों में बेचकर मुनाफा कमाया है, इसलिए मंडप मास्टर हमें दोष नहीं देंगे। अपने वाक्य के अंत में प्रशासक बाई अंदर ही अंदर संदेह से भर गए। आखिरकार ये थोड़ा अजीब था कि नक्शा बेचा जा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति ने नक्शे के बारे में ऐसे रहस्य जान लिए हों जो कार्टोग्राफिक मंडप में हम नहीं देख पाए?
ये सोचने के बाद प्रशासक बाई ने अपने विचार को अस्वीकार करते हुए निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। नहीं, यह असंभव था। मानचित्र को कार्टोग्राफिक पवेलियन द्वारा बार बार जांचा गया था, और यह वास्तव में एक साधारण मानचित्र था, जो अधिक से अधिक थोड़ा पुराना था, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं था। शायद उसने वास्तव में किसी अन्य उद्देश्य से मानचित्र खरीदा था। तो हमें उसका अनुसरण करने के लिए किसी को ढूंढना होगा। इस डू ग्रैंडमास्टर के पास बहुत पैसा लगता है। कोई जरूरत नहीं, यह आदमी एक साधारण डू ग्रैंडमास्टर से अधिक अमीर हो सकता है, लेकिन वह बहुत अधिक अमीर नहीं है। क्या आपने नहीं देखा कि उस आदमी के पास अभी कुछ क्षण पहले उसके बैंगनी सोने के कार्ड पर केवल 20,000 से अधिक सोने के सिक्के बचे थे? यह अभी भी काफी है, लेकिन पवेलियन मास्टर इस समय बाहर है, और यह काफी परेशानी की बात है अगर कोई डू ग्रैंड मास्टर हमें परेशान करता है, और कम ताकत वाले लोग उसके साथ नहीं रह सकते हैं। हालांकि अगर वह अगली बार भी आता है और पवेलियन मास्टर भी मौजूद है, तो इस पर विचार किया जा सकता है। समझ गया, महिला गाइड ने बार बार अपना सिर हिलाया। वैसे इस बार आपने अच्छा काम किया। महीने के अंत में आपका मासिक वेतन 10% बढ़ जाएगा। कम कपड़ों में सजे सेल्स क्लर्क की ओर देखते हुए प्रशासक बाई ने अचानक कहा। बिक्री क्लर्क इस बात से बहुत खुश था। क्या इसीलिए उसने जियाओ मिंग को बुलाया था? धन्यवाद प्रशासक बाई, धन्यवाद प्रशासक। उसने उसे धन्यवाद दिया और प्रशासक बाई के गायब होने के बाद ही वह रुकी और थोड़ी सांस लेने के बाद ग्राहकों की प्रतीक्षा में लॉबी में आगे बढ़ी। कार्टोग्राफी मंडप से बाहर निकलने के बाद जियाओ मिंग ने सबसे पहले स्वर्गीय ज्वाला के बचे हुए नक्शे को हटा दिया, जिसके बाद वह 1 घंटे तक ब्लैक सील सिटी में घूमता रहा। उस दौरान उसने कुछ सोने के सिक्के खर्च किए, अपनी मनचाही जानकारी खरीदी और उन शक्तिशाली लोगों के बारे में कुछ जानकारी हासिल की जो इस बार नीलामी के लिए ब्लैक सील सिटी आए थे। अंत में ये सुनिश्चित करने के बाद कि उस पर कोई नजर नहीं रख रहा है, उसने आराम से एक सराय ढूंढी और वहां रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह ब्लैक सील सिटी से कुछ ही दूरी पर पन्ना हरी पत्तियों की नोक से साफ ओस लटक रही थी और पेड़ों के बीच सफेद धुंध छाई हुई थी। एक काली छाया अचानक पेड़ों की झाड़ियों में घुस गई, शाखाओं के बीच से झांकते हुए और दूर तक, जहां घना जंगल कम होता गया और अंततः एक अंधेरे मैदान की सीमा बन गई। जहां तक नजर जाती अंतहीन मैदान एक नीरस काला रंग था, कुछ हद तक गहरे आसमान के सामने, और उसके ऊपर एक निराशाजनक और परेशान करने वाला माहौल था। मैदान पर कुछ विरल और दूर दूर तक पैदल चलने वाले लोग दिखाई दे रहे थे। जंगल में जियाओ मिंग ने अंतहीन कालेपन को देखा और महसूस किया कि वह ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के महान मैदान में प्रवेश करने वाला था। स्टोरेज रिंग से नक्शा निकालकर उसने उसे चेक किया और नक्शे पर एक छोटे से काले बिंदु को देखा। पेड़ों के बीच खड़े जियाओ मिंग ने धीरे से कहा, उस गुप्त क्षेत्र के उद्घाटन स्थल तक पहुंचने के लिए 30 मील पश्चिम की ओर जाएं। आशा करते हैं कि उस दौरान हमें काले तूफान का सामना न करना पड़े। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के महान मैदान में हजारों घोड़े चोरों के अलावा काला तूफान सबसे खतरनाक था, और जो लोग बहुत अनुभवी नहीं थे, वे इसमें खो गए। एक बार एक बदकिस्मत आदमी था जो ब्लैक स्टॉर्म से गुजरा और ग्रेट प्लेन के आधे हिस्से में जाकर थकावट से मर गया। जियाओ मिंग थकावट से मरने के बारे में चिंतित नहीं था, वह केवल गुप्त क्षेत्र के द्वार को चूकने से डर रहा था। भाग्य के लिए प्रार्थना करने के बाद जियाओ मिंग ने नक्शा हटा दिया। उसके पैर डू की उई से बह गए। उसने अपनी डू तकनीक का प्रदर्शन किया और उसका पूरा शरीर कुछ मीटर दूर एक भूत की तरह दिखाई दिया। दृश्य ऐसा था मानो वह छोटे पैमाने पर टेलीपोर्टेशन कर रहा हो, काफी विचित्र, और जल्द ही जियाओ मिंग दृश्य से गायब हो गया। डॉट 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 ग्रेट प्लेन पर एक मानव आकृति ने पीली धूल का एक हल्का सा झोंका उठाया और तेजी से आगे बढ़ा, ये देखते हुए कि उसकी गति वास्तव में एक घोड़े से भी तेज थी, और अंत में दृष्टि की रेखा से गायब हो गया। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियाओ मिंग था, और ब्लैक सील सिटी को छोड़े हुए उसे 2 घंटे बीत चुके थे। उस दौरान वह इतना भाग्यशाली भी था कि उसे काले तूफान का सामना नहीं करना पड़ा। इसलिए वह वास्तव में 30 मील की पैदल यात्रा बहुत पहले ही पूरी कर चुका था, और इस समय केवल सटीक स्थान की खोज कर रहा था। दुर्भाग्य से इस दुनिया में जीपीएस जैसी कोई पोजिशनिंग प्रणाली नहीं थी, इसलिए भले ही जियो मिंग को सटीक स्थान पता था, फिर भी लगभग समतल मैदान में गुप्त क्षेत्र के उद्घाटन स्थान को खोजना थोड़ा मुश्किल था। नहीं, इतने लंबे समय तक खोज करने के बाद भी जियो मिंग को वह नहीं मिला था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जियो मिंग के कदम धीमे होने लगे, जब तक कि वे रुक नहीं गए। इसे भूल जाओ, मैं इसकी तलाश नहीं करूंगा। जब गुप्त क्षेत्र का पता चलेगा तो बड़ा हंगामा होगा। जब समय आएगा
मैं सीधे वहां भागूंगा, और जब मैं लोगों से मिलूंगा तो मैं इतना दिखावटी नहीं रहूंगा। हल्की सांस लेने और जोरदार हरकत के कारण अपनी सांस को शांत करने के बाद जियोमिंग ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक क्यूरिटन पिल निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। इस प्रकार वह 1 और 1/4 घंटे तक उसी स्थान पर रहा। गड़गड़ाहट। जियाओ मिंग, जो अपनी आंखों को आराम दे रहा था, ने अचानक एक तेज आवाज सुनी और अपनी आंखें खोली। आवाज की दिशा में देखा, कई दर्जन मीटर चौड़ा प्रकाश का एक स्तंभ दूर नहीं था, जो आसमान में और सीधे बादलों में जा रहा था। सफेद रोशनी जियाओ मिंग के चेहरे पर स्पष्ट रूप से चमक रही थी, जो उसके काले लिबादे के नीचे छिपा हुआ था। जियाओ मिंग के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी जब उसने इस शक्तिशाली शक्ति को देखा। ये गुप्त क्षेत्र वास्तव में असाधारण है, लेकिन आंदोलन बहुत बड़ा है। शब्दों को उसके मुंह से निकलने से पहले जियाओ मिंग के हाथ में अचानक एक कीमती तलवार दिखाई दी और वह जमीन पर आधा घुटनों के बल बैठ गया। उसे जमीन में दबा दिया और खुद को स्थिर करने के लिए दोनों हाथों से मूठ को कसकर पकड़ लिया। जल्द ही ऊर्जा के उतार चढ़ाव के साथ मिश्रित एक सीटी बजती हुई आंधी आसमान से हिंसक रूप से उतरी और तुरंत जियाओ मिंग का शरीर आंधी के चलते थोड़ा हिल गया। जियाओ मिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने अपनी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने शरीर को नीचे किया और अपने काले लिबादे पर आंधी की आवाज सुनी। सौभाग्य से उसने खुद को तैयार कर लिया था, अन्यथा अगर वह अचानक पकड़ा जाता तो वह मीलों दूर उड़ सकता था। आह, मेरी मदद करो। जैसे कि जियाओ मिंग के विचारों को जांचने के लिए एक मानव आकृति जिसमें एक दयनीय चीख दूर से पास की ओर उड़ी, जियाओ मिंग के तिरछे पास से गुजरी और तेजी से गायब हो गई, जिससे जियाओ मिंग का चेहरा अजीब हो गया। वह आदमी वाकई बदकिस्मत था। तेज हवा ज्यादा देर तक नहीं चली, फिर धीरे धीरे बंद हो गई। अपनी तलवार को उसकी स्टोरेज रिंग में रखने, अपने कपड़े जो आंधी से उड़ गए थे उन्हें ठीक करने और अपने चेहरे को ढकने के लिए अपने काले लिबादे को वापस पहनने के बाद जियाओ मिंग प्रकाश के स्तंभ की ओर निकल पड़ा। अध्याय 35। शक्तिशाली लोगों का जमावड़ा। जैसे ही जियाओ मिंग गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था, 30 मील दूर ब्लैक सील सिटी में लगातार उथल पुथल मची हुई थी। ठीक वैसे ही जैसे जियाओ मिंग ने उम्मीद की थी, अचानक आसमान में चमकने वाला प्रकाश का स्तंभ, साथ ही एक पल पहले से ऊर्जा में उतार चढ़ाव ने ब्लैक सील सिटी के सभी शक्तिशाली लोगों का ध्यान लगभग तुरंत ही अपनी ओर खींच लिया था। उतार चढ़ाव में निहित शुद्ध ऊर्जा को महसूस करते हुए कई लोग आश्चर्यचकित हुए और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। 1 मिनट से भी कम समय में ब्लैक सील सिटी की सभी ऊंची इमारतें और अन्य भव्य स्थान वहां खड़े लोगों से भर गए। ऊर्जा का वह उतार चढ़ाव कहां से आ रहा है? ऐसा लगता है कि यह ब्लैक सील सिटी के पश्चिम में है। देखो, यह क्या है? ब्लैक सील सिटी के पश्चिम में अचानक प्रकाश का एक स्तंभ क्यों दिखाई दिया? अभी अभी जो हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव हो रहा है, हो सकता है कि कोई खजाना पैदा हो गया हो सकता है कि कोई गुप्त क्षेत्र खुल गया हो। मैंने एक बार एक किताब में पढ़ा था कि जब किसी उच्च स्तरीय बिजली घर की गुफा प्रकाश में आती है तो एक चौंकाने वाली हलचल होती है। मुझे लगता है कि यह इस हलचल से बहुत दूर नहीं है। जैसे जैसे अधिक से अधिक आकृतियां दिखाई देने लगी, अधिक से अधिक लोग फुसफुसाने लगे, और कुछ लोग जो मूल रूप से इस बात से अनजान थे कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपनी आंखों में लालच के भाव के साथ प्रकाश के स्तंभ को देखने लगे। वास्तव में, चाहे वह प्रकाश का स्तंभ कुछ भी हो, ऐसी कोई चीज जो इतनी हलचल पैदा कर सकती है, वह किसी भी तरह से कोई साधारण चीज नहीं थी, और उसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जल्दी से जाओ और सम्राट को इसकी सूचना दो। तुम जाओ और एल्डर ब्लड स्काई से कहो कि हम पहले स्काउट जाएंगे ताकि वह जल्दी से अपने आदमियों को इकट्ठा करके हमारा समर्थन कर सके। हाँ हाँ हाँ, हम 3 भाई इस नीलामी में मौज मस्ती के लिए नहीं आए थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें एक नवजात खजाना मिलेगा। हालांकि इस बार ब्लैक सील सिटी में कई शक्तिशाली लोग इकट्ठे हुए हैं। हम तीनों भाई सभी डू किंग हैं, हम उनसे नहीं डरते। ओल्ड मैन 2, ओल्ड मैन 3, चलो। भगवान संप्रदाय के गुरु, क्या हम अपने आदमियों को इकट्ठा करें? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बादलों को चीरते हुए और आकाश की ओर भागते हुए प्रकाश के स्तंभ को देखते हुए ये शक्तिशाली लोग जो सालों से ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में लड़ रहे थे, आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और अपने डुक्यूई के साथ प्रकाश के स्तंभ की ओर उड़ गए। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे थे जिनकी डुक्यूई पंखों में बदल गई थी। वे आकाश में ऐसी गति से उड़ रहे थे जिसे पार करना आम लोगों के लिए मुश्किल था, और वे जल्द ही नजरों से ओझल हो गए। जाहिर है, वे सभी लोग थे जो नीलामी में भाग लेने के लिए इस बार ब्लैक सील सिटी आए थे, शक्तिशाली डू किंग और उससे ऊपर के लोग।
प्रकाश के स्तंभ की ओर बढ़ने वाले कुछ आंकड़े उन शक्तिशाली लोगों को आकाश में उड़ते हुए देखकर रुक नहीं पाए। लेकिन अभी भी ऐसे लोग थे जो अपनी ताकत पर भरोसा रखते थे और हिम्मत नहीं हारे, बल्कि अपनी गति बढ़ा दी। प्रकाश के स्तंभ से दसियों किलोमीटर के दायरे में ब्लैक सील सिटी की घटनाएं बार बार दोहराई गईं। बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोग बहुत तेज गति से गुप्त क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। बेशक ये सब कुछ ऐसा था जो जियाओ मिंग नहीं जान सकता था। इस समय वह पहले से ही उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर प्रकाश का स्तंभ स्थित था। वह स्थान जहां प्रकाश का स्तंभ स्थित था, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के महान मैदान के अन्य स्थानों से अलग था, जो काली मिट्टी से ढका हुआ था। प्रकाश स्तंभ के आसपास का क्षेत्र कई 100 मीटर तक सफेद जेड पत्थरों से बना था, जिन पर अजीबोगरीब पैटर्न उकेरे गए थे, जो सफेद चमकते थे और बीच में प्रकाश स्तंभ को हल्के से परावर्तित करते थे। जेड पथ का क्षेत्र आसपास की काली धरती से कुछ 10 सेंटीमीटर नीचे है। ऐसा लग रहा था कि ये जेड पत्थर पहले भी भूमिगत दफनाए गए थे और कुछ क्षण पहले ऊर्जा के उतार चढ़ाव के कारण इसकी सतह पर काली धरती गायब हो गई थी और यह जेड आच्छादित क्षेत्र दिन के उजाले में फिर से दिखाई दिया। जियाओ मिंग ने अपने गंतव्य पर पहुंचने पर जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि गुप्त क्षेत्र अभी पूरी तरह से खुला नहीं था और लोग जेड पत्थरों के गायब होने के बाद ही प्रवेश कर सकते थे। अन्यथा अगर वे जेड स्क्वायर में भागते तो जो लोग पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे, वे ऊर्जा से खूनी कोहरे में हिल जाते। इसके अलावा जियाओ मिंग पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि अन्य लोग उनसे बहुत पहले जेड स्क्वायर के आसपास पहुंच चुके थे। जियाओ मिंग से पहले जो लोग पहुंचे थे, वे वर्तमान में जेड स्क्वायर के किनारे खड़े थे, कुछ के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। देखो, ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि जियाओ मिंग के आने से उन्हें अपनी हरकतें रोकनी पड़ी। बॉस, यहाँ कोई है। उन लोगों में से नुकीले मुंह वाले एक दुबले पतले आदमी ने जियाओ मिंग को देखा और उनके बीच में मौजूद आदमी से सावधानी से कहा, बेवकूफ, मैंने पहले ही देख लिया है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी आंखें नहीं हैं? नहीं बॉस, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रकाश का ये स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है, हमें। ये कहते हुए दुबले पतले आदमी ने गर्दन काटने का इशारा किया। जाहिर है वह जियाओ मिंग को मारना चाहता था और जेड क्षेत्र को अपने पास रखना चाहता था। दुबले पतले आदमी का सुझाव सुनकर मजबूत आदमी ने इधर उधर देखा। उसकी तरफ कुल 9 लोग थे। वह एक डू ग्रैंड मास्टर था, उसके छोटे भाई 3 डू मास्टर और 5 डू प्रैक्टिशनर थे, और दूसरी तरफ सिर्फ एक व्यक्ति था जिसकी ताकत अज्ञात थी, इसलिए ये थोड़ा जटिल हो सकता था। लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, प्रकाश का ये स्तंभ सीधे बादलों में जा रहा है। इसकी चाल अद्भुत है। ये निश्चित रूप से बाद में और लोगों को आकर्षित करेगा, और उनमें डू ग्रैंड मास्टर से ऊपर के मजबूत लोग भी हो सकते हैं। हम अपनी ताकत से इस पर कब्जा नहीं कर सकते। बेहतर है कि अतिरिक्त परेशानी न पैदा की जाए। जब दुबले पतले आदमी ने सुना कि मजबूत आदमी ने क्या कहा, तो उसे भी पता चल गया कि अब उसका विचार थोड़ा काल्पनिक था, इसलिए उसने अनिच्छा से अपनी नाक रगड़ी और फिर कुछ नहीं बोला। उनकी चर्चा की आवाज तेज नहीं थी और जियाओ मिंग ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं सुना, लेकिन पतले आदमी का गला काटने की कार्रवाई बेपर्दा और स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण थी। जैसे ही जियाओ मिंग ये सोचकर भौहें सिकोड़ रहा था कि वह फिर से मुसीबत में है और उनके आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा था, उसने देखा कि वे आगे बढ़ना बंद कर चुके थे और खुद को थोड़ा बुदबुदाने से रोक नहीं सका। अंत में जियाओ मिंग थोड़ा पीछे हट गया और दोनों पक्ष शांति से उसी जगह पर रहे। अगले कुछ मिनटों में, जैसा कि बलवान ने कहा था, लोग एक के बाद एक जेड क्षेत्र के आसपास आ रहे थे। वहां अधिक से अधिक लोग थे और हर किसी के पास इंतजार करने का धैर्य नहीं था। अंत में कोई व्यक्ति खुद को रोक नहीं सका और प्रकाश के स्तंभ के पास जाकर उसे देखने के लिए जेड क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था। जियाओ मिंग ने बिना हिले डुले अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह उस व्यक्ति की मौत को आमंत्रित करने की क्रिया को देख रहा था। क्या आप नहीं देख सकते कि हर कोई हिल नहीं रहा है? आपको इतनी जल्दी क्यों है? धमाका। जैसा कि जियाओ मिंग ने उम्मीद की थी, जैसे ही वह जेड क्षेत्र में प्रवेश किया, एक सफेद रोशनी ने उस व्यक्ति को घेर लिया। घेरे जाने के बाद डू ग्रैंड मास्टर की ताकत के आसपास का ये व्यक्ति लाल हो गया और उसका शरीर फूले हुए गुब्बारे की तरह फैल गया। कुछ सेकंड में खून से लाल धुंध भर गई। एक हवा चली और खून की धुंध छंट गई, जिससे वह जगह खाली हो गई जिस पर उसने अभी अभी कदम रखा था। उस व्यक्ति की एक भी हड्डी नहीं बची थी जिसने उस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इस डू ग्रैंड मास्टर के भाग्य को देखकर जेड क्षेत्र के आसपास का शोर गायब हो गया। उसकी जगह अत्यधिक सन्नाटा छा गया।
कुछ लोग जो मूल रूप से प्रयास करने के लिए उत्सुक थे, उन्हें ठंडे पसीने आने लगे। उन्हें मन ही मन राहत मिली कि उन्होंने जल्दबाजी में काम नहीं किया, अन्यथा वे ही थे जो इस बिंदु पर अपनी हड्डियां भी नहीं छोड़ते। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, जब पूर्वी आकाश से अचानक 3 छायाएं उभरी, और 2 छायाओं से कुछ ही दूरी पर बड़े काले बिंदु भी मंडरा रहे थे। हाँ, ये वह जगह होनी चाहिए जहाँ खजाना पैदा हुआ था, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना करीब होगा। सिलहूट जल्दी से छोटे से बड़े में बदल गया, और डूकी हुई द्वारा लाई गई एक मोटी, जोरदार हंसी आकाश और पृथ्वी के माध्यम से गूंज उठी। बूम! आकाश के ऊपर तेजी से टिमटिमाती आकृतियां भयंकर रूप से रुक गईं, और हवा की ऊर्जा तेजी से टूट रही थी जो हवा में गड़गड़ाहट की तरह थी। ज़ेड क्षेत्र के आसपास के लोगों ने चौंक कर अपने सिर उठाए और अपने सिर के ऊपर दिखाई देने वाली 3 आकृतियों को देखा। उनकी पुतलियां अचानक कस गईं, और एक लंबे क्षण के बाद उनके गले में गांठ पड़ गई और उन्होंने मुंह में लार भर ली। यह एक शक्तिशाली डू किंग है। इन लोगों के प्रकट होने के तुरंत बाद कई तेज और स्पष्ट फुफकारने वाली आवाजें भी गूंजने लगी, और दूरी में काला धब्बा धीरे धीरे बड़ा होता गया, और एक पल बाद विशाल पंखों वाले विशाल जादुई जानवर धीरे धीरे क्षेत्र के ऊपर आकाश में दिखाई दिए। ये विशाल जानवर हवा में मंडरा रहे थे, और कुछ छायाएं उनकी पीठ से छलांग लगाते हुए हवा में मजबूत लोगों से थोड़ी दूर पर हल्के से उतरी। ये स्पष्ट था कि वे उनकी संबद्ध सेनाएं थीं। जियो मिंग से पहले जो मजबूत आदमी आया था, जब उसने उन शक्तिशाली डू किंग को देखा, तो उसकी आंखों के छेद पहले से ही पिनहोल में सिकुड़ चुके थे, और जादुई जानवरों की पीठ से उन छायाओं को वापस कूदते हुए देखने के बाद उसने केवल अपने पैरों को थोड़ा कांपते हुए महसूस किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें से डू स्पिरिट क्षेत्र में काफी शक्तिशाली लोग थे। बलवान के पैर कांपने का कारण सरल था। शक्तिशाली डू राजा इतने शक्तिशाली थे कि वे आमतौर पर उनके जैसे छोटे झींगों की परवाह नहीं करते थे, लेकिन ये डू स्पिरिट करते थे। अध्याय 36, गुप्त दुनिया में प्रवेश करना। टी के साथ डू किंग पावरहाउस के सम्राट, उनके लिए उच्च रैंक वाले खजाने लेना स्वाभाविक था। वे जरूरी नहीं कि निम्न रैंक वाली चीजों को देखें, और जब समय आएगा, जब तक वे इन लोगों से दूर रहेंगे, तब तक फसल वहां होगी। हालांकि चूंकि डू स्पिरिट पावरहाउस अधिक शक्तिशाली लोगों के युद्ध चक्र में भाग नहीं ले सकते थे, इसलिए उनके लक्ष्य स्वाभाविक रूप से उनके नीचे के अस्तित्वों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक डू स्पिरिट उनके लिए पीड़ित होने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन ये पावरहाउस समूहों में आए थे, और समूहों में इसे कौन सहन कर सकता है? दृश्य पर कुछ अकेले साधकों को छोड़कर जो निडर थे, बाकी सभी के चेहरे असामान्य रूप से बदसूरत थे। इन लोगों के विचार शक्तिशाली डू किंग और डू सम्राट के लिए अज्ञात थे जो आकाश में ऊंचे मंडरा रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से वे जानने की परवाह नहीं करेंगे। उनके लिए नीचे के ये लोग सभी चींटियों की तरह थे। यदि आवश्यक हो तो उनमें से कोई भी डू स्पिरिट के स्तर से नीचे के सभी लोगों का वध कर सकता था, और डू स्पिरिट को केवल थोड़े और प्रयास की आवश्यकता होगी, इसलिए चींटियों के विचारों की परवाह कौन करेगा? इसी तरह उन्होंने उन अन्य शक्तियों की भी डू स्पिरिट का मजाक उड़ाया जो उनके पीछे के जानवरों से उतरी थी, परवाह किए बिना। इस समय आकाश में 1 दर्जन लोग उड़ रहे थे, सभी की पीठ पर चमकीले रंग के डूकी हुई पंख थे। वे मूर्ख लोग नहीं थे, और जब उन्होंने जेड क्षेत्र के केंद्र में प्रकाश के सफेद स्तंभ को देखा, तो उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, उनके दिमाग तेजी से चले। इतने लंबे समय तक देखने के बाद उन्हें भी कुछ मिला। बड़े भाई, ये दृष्टि किसी खजाने के जन्म की उपस्थिति नहीं लगती है, बल्कि यह एक गुप्त क्षेत्र के खुलने जैसा लगता है। जिस व्यक्ति ने बात की, वह एक आदमी था जिसकी उम्र 30 के आसपास थी और उसका चेहरा उदास था। उसके बगल में 2 अन्य व्यक्ति थे जो थोड़े उसके जैसे दिखते थे और जो उसके खून के रिश्तेदार रहे होंगे। वे सभी एक ही रंग के वस्त्र पहने हुए थे और अपनी पीठ पर पंख लगाए हुए आकाश में उदासीन खड़े थे। अपने तीसरे भाई को ये कहते हुए सुनकर तीनों में से सबसे बड़े को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उसने अभी अभी उसकी चीख के बारे में सोचा। ये पता चला कि जियाओ मिंग और अन्य लोगों ने जो जोरदार चीख सुनी थी, वह उसी से आई थी। खांसी खांसी खांसी, गुप्त क्षेत्र में निश्चित रूप से खजाने हैं, या मैं सही नहीं हूँ? उसके बगल में दूसरे भाई ने अपने भाइयों की ओर देखा जो बात कर रहे थे और कुछ नहीं कहा। वैसे भी वह इस समय अपना चेहरा खोने वाला नहीं था। तीनों के बीच की बातचीत ने आकाश में अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। नंगे धड़ वाला एक अधेड़ व्यक्ति और उसकी छाती पर आकाश में दहाड़ता हुआ एक विशालकाय शेर तीनों पुरुषों को तिरछी नजर से देख रहा था। उसके चेहरे पर खून की प्यासी मुस्कान दिखाई दे रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3 याओ भाई भी आएंगे,
मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स को नाराज किया था और वे वहां छिपे हुए हैं, दिन के इस समय भाग रहे हैं। क्या उन्हें डर नहीं है कि गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स उन्हें पकड़ लेंगे? मास्टर टाई वू को शायद पता नहीं है कि गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स थोड़े व्यस्त हैं और हाल ही में कुछ होने के कारण उनके पास तीनों भाइयों की देखभाल करने का समय नहीं है। क्या आप इन तीनों डुकिंग को अपने वाइल्ड लैंड गैंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे? क्षेत्र के किनारे एक सेक्सी महिला ने एक खुला हुआ पहनावा पहना हुआ था और टाई वू को देखकर मुस्कुराई। इस महिला का फिगर बहुत ही उग्र था और उसके कान के पास गाल पर एक काले रंग का दानव पोपी फूल टैटू था, जो सुंदर होने के बावजूद जानलेवा जहरीला था। उसके मुंह से कोई भी ये बता सकता था कि यह नंगे सीने वाला अधेड़ आदमी, जिसकी छाती पर आसमान की ओर दहाड़ता हुआ एक विशालकाय शेर दिखाई दे रहा था, वास्तव में जंगली शेर गिरोह का नेता, 4 सितारा डू सम्राट टाई वू था। टाई वू ने उसकी ओर देखा और बोला, याओ कबीले के 3 भाई अनियंत्रित और अदम्य हैं, और अब उन्होंने गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स को नाराज कर दिया है। उन्हें अपने साथ रखने की हिम्मत कौन करेगा? यदि आप लुओशा गेट गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स से नहीं डरते हैं, तो आप उन्हें आमंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। केवल मुझे डर है कि वे आपकी दयालुता की सराहना नहीं करेंगे। ब्लैक कॉर्न क्षेत्र में डुकिंग पावरहाउस का वजन पहले से ही बहुत भारी था, और कई शक्तियों में सबसे मजबूत केवल डुकिंग था। स्वाभाविक रूप से उसने पहले उन 3 भाइयों के बारे में सोचा था, लेकिन गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स को नाराज करने के बाद वह विचार गायब हो गया था। उनमें से कोई भी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। वे दोनों ये भी जानते थे कि अपने हमलों को कैसे संयोजित किया जाए, और साथ मिलकर वे पूरे जंगली शेर गिरोह को नष्ट कर सकते थे। अगर वह टाई वू को इतनी शांति से बोलने पर मजबूर कर सकती थी, तो यह आकर्षक महिला स्वाभाविक रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। वह कोई और नहीं बल्कि ब्लैक कॉर्न क्षेत्र की दुर्लभ महिला डू सम्राट पावरहाउस लुओशा गेट की प्रमुख सू मेई थी। आसमान में एकमात्र पावरहाउस होने के नाते जो एक महिला थी, उसका चेहरा भी बुरा नहीं था, जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जियाओ मिंग ने आकाश में सू मेई को देखा और अचानक उसे बुरा लगा। किसी कारण से उसे अचानक एक निश्चित सिमुलेशन में अपने दयनीय भाग्य के बारे में सोचा। उस सिमुलेशन में डू सम्राट महिला को नहीं होना चाहिए, वह नहीं हो सकती, है न? जियाओ मिंग ने अनिश्चितता के साथ मन ही मन सोचा। ब्लैक कॉर्न क्षेत्र में महिला शक्तियां अत्यंत दुर्लभ थीं, और कभी कभार ही कोई महिला शक्तिशाली व्यक्ति वहां से गुजरती थी। संयोग से महिला डू सम्राट को ढूंढना वास्तव में थोड़ा मुश्किल था। उस सिमुलेशन में स्वयं भी थोड़ा बदकिस्मत था। इसके अलावा उस सिमुलेशन में उसका बाद का स्वयं शुरू से अंत तक कैद था, दरवाजे से बाहर भी नहीं निकलता था, हर दिन एक नीरस और दोहराव वाला जीवन जी रहा था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास उस महिला डू सम्राट की विशिष्ट जानकारी जानने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि सू मेई उस समय केवल एक निम्न स्तरीय डू सम्राट थी, और उसके कामुक फिगर के अलावा उसकी ताकत सिम्युलेटर के विवरण के अनुरूप नहीं थी। हालांकि सावधान रहना बेहतर था। जियाओ मिंग ने सिम्युलेटर में कैद होने के अपने अनुभव के बारे में सोचा और अपने काले लबादे को थोड़ा समायोजित करने से खुद को रोक नहीं सका। चाहे वह हो या न हो, सावधान रहना हमेशा अच्छा होता है। आखिर कुछ लोग तो बहुत ही विकृत थे, और ब्लैक कॉर्न क्षेत्र तो और भी विकृत लोगों से भरा हुआ था। जियाओ मिंग की छोटी छोटी हरकतों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आसमान में अपने परिचितों से मिलने वाले ताकतवर लोगों की बातचीत भी खत्म हो गई थी। ऊपर के मजबूत दमन के साथ पृष्ठभूमि में छोटे झींगे भी उनका ध्यान आकर्षित करने के डर से जानबूझकर अपना मुंह बंद रखे हुए थे। कुछ देर के लिए माहौल आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। यह माहौल ज्यादा देर तक नहीं चला, इससे पहले कि वाइल्ड लॉयन गैंग के नेता टाई वू ने इसे तोड़ा। जब उसने नीचे घनी भीड़ में बढ़ते लोगों की संख्या को देखा, तो वह थोड़ा भौहे सिकुड़े बिना नहीं रह सका और अपने बगल में खड़े सू मेई और युआन यी से कहा, यहाँ और भी लोग हैं, और हम सभी डू सम्राट हैं, तो क्यों न हम हाथ मिला लें और उनमें से कुछ को बाहर निकाल दें, और फिर हम इस गुप्त क्षेत्र को समान रूप से साझा करेंगे। युआन यी 8 गेट्स मास्टर थे, और यह ब्लैक सील नीलामी उनके द्वारा आयोजित की गई थी। ब्लैक सील सिटी के पश्चिम में इतनी बड़ी घटना के साथ वह स्वाभाविक रूप से इसे देखने के लिए आएगा। युआन यी इस प्रस्ताव को सुनने के लिए कुछ हद तक ललचाया, लेकिन अंदर से वह किसी तरह अपना मन नहीं बना सका, क्योंकि इस बार जंगली शेर गिरोह के साथ साथ लुओशा गेट के अलावा अन्य संप्रदाय भी आए थे, और उन्हें दूर धकेलना उसके लिए एक अच्छा विचार नहीं था, जिनकी ताकत केवल एक सितारा डू सम्राट थी, क्योंकि उनके अधिकांश संप्रदाय के स्वामी उससे अधिक शक्तिशाली थे। इसके अलावा कुछ अकेले साधक भी थे जिनसे निपटना मुश्किल था, जैसे कि 3 याओ भाई।
भविष्य में अगर वे उन्हें निष्कासित करने के बाद बदला लेते हैं तो 8 द्वारों के लिए इसे सहन करना थोड़ा कठिन होगा। इससे पहले कि वह मना करने के लिए अपना मुंह खोल पाता, उसके बगल में सु मेई ने अपना मुंह खोल दिया। हे, गुप्त क्षेत्र के अंदर कई संकट हो सकते हैं। इन लोगों को तोप के चारे के रूप में रखना बेहतर है। ऐसा नहीं है कि वे उन अच्छी चीजों को वैसे भी छीन सकते हैं। सु मेई भी स्पष्ट रूप से टाइवू के विचार से सहमत नहीं थी। ये सुनकर कि सभी ने इसे अस्वीकार कर दिया है, टाइवू ने फिर कुछ नहीं कहा। सु मेई सही थी, ये लोग अगर रुकते तो सिर्फ तोप का चारा बनते। वे अपने सामने मौजूद बहुत अच्छी चीजों, डू सम्राटों को कैसे हरा सकते थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। थोड़ी देर देखने के बाद आकाश में सबसे शक्तिशाली अब खुद को रोक नहीं सका। हालांकि दुनिया में उनके वर्षों के अनुभव ने उन्हें सावधान रहना सिखाया था, इसलिए वे मूल डू ग्रैंडमास्टर की तरह प्रकाश के स्तंभ पर कदम नहीं रखते थे। टाइवू की डू की हुई उसके हाथ में चली गई और जैक क्षेत्र के पास एक आकृति जमीन से उसकी हथेली में आ गई और एक छोटे मुर्गे की तरह दूर चली गई। उसकी इस अचानक हरकत ने कई लोगों को आकर्षित किया। जियाओ मिंग ने अपनी आंखें उठाईं और पाया कि टाइवू को अपने हाथ में पकड़े हुए आकृति वास्तव में वह दुबला पतला आदमी था जिसने पहले उसका गला काटने का इशारा किया था। उस समय दुबले पतले आदमी के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। वह अपने अंदर की कायरता को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह अपने सामने खड़े डू सम्राट से कांपती हुई आवाज में बात कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... मेरे स्वामी, क्या मुझे किसी काम के लिए बुलाया गया है? कुछ नहीं, चूंकि आप बहुत आगे हैं, इसलिए आपको पहले पहुंच जाना चाहिए था, है न? हमें बताएं कि आप क्या जानते हैं। टाइवू ने अपने होठों के कोने पर खून की प्यासी मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर दुबले पतले आदमी ने राहत की सांस ली। तो यही बात थी, फिर सब ठीक है। फिर उसने उन्हें एक एक करके वह सब कुछ बताया जो वह जानता था। ओह, क्या ये क्षेत्र वाकई इतना अजीब है? क्या ये लोगों को कहीं से भी खून की धुंध में बदल सकता है? दुबले पतले आदमी की बात सुनकर टाइवू की भौहें सिकुड़ गईं। हाँ, मेरे स्वामी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये जगह धमाका, ये सच में झूठ नहीं है। टाइवू ने उस आदमी को देखते हुए बड़बड़ाया जिसे उसने खुद ही जैक क्षेत्र में फेंक दिया था और खून की धुंध में बदल गया था। खून की धुंध में बदल गए आदमी को देखते हुए जियाओ मिंग अपनी आंखें मूंदने से खुद को नहीं रोक सका। मन ही मन उसने चुपके से कहा, डूकी महाद्वीप इतनी खतरनाक जगह है कि अगर कोई सावधान न रहे तो उसे कीड़े की तरह कुचलकर मार दिया जा सकता है। ऐसा लगता है कि एक गुप्त क्षेत्र की इस यात्रा के बाद मुझे फिर से बाहर जाने से पहले अपनी ताकत में कुछ और सुधार करना होगा। दूसरी ओर जो लोग पतले आदमी के साथ आए थे, उन्होंने अपने साथी को मारे जाते देखकर पादने की भी हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपने सिर नीचे कर लिए, उन्हें डर था कि अगला उनका होगा। टाइवू के वार से थोड़ी हलचल हुई और जैसे ही भीड़ थोड़ी बेचैन होने लगी, धीरे धीरे एक बेहद हल्की भिनभिनाने वाली आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे यह आवाज तेज होती गई, जेड क्षेत्र में सफेद रेखाएं और भी चमकीली होती गईं। आखिरकार एक चमकदार सफेद आभा चमकती हुई गुजरी। प्रकाश का सफेद स्तंभ गायब हो गया और उसकी जगह 10 मीटर से ज्यादा चौड़ा एक घूमता हुआ मार्ग था। क्या ये गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का स्थानिक मार्ग है? एक जानकार अकेले साधक डूकिंग ने इसे स्पष्ट रूप से देखने के बाद आश्चर्य में कहा। उन शब्दों को सुनकर सभी की सांस रुक गई। अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र था जिसे केवल डू पूर्वज ही छू सकता था, और एक गुप्त क्षेत्र बनाने के लिए किसी को और भी अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता थी। अंदर अच्छी चीजें होनी चाहिए। स्वूश स्वूश स्वूश, एक दर्जन आकृतियां हिंसक रूप से उसकी ओर दौड़ी। वे अपने सिर के ऊपर की शक्तियां थीं जो गुप्त क्षेत्र की ओर उड़ गईं। शक्तियों के प्रतिबंधों से मुक्त जेड क्षेत्र में बाकी सभी लोग गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर दौड़े। लेकिन गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा नहीं था, इतने सारे लोग एक साथ कैसे प्रवेश कर सकते थे? इसलिए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रयास में इन लोगों ने वास्तव में मौके पर ही खूनी संघर्ष किया। चीख पुकार मच गई। जियाओ मिंग ने खूनी संघर्ष में भाग नहीं लिया, लेकिन अपने शरीर की तकनीक और स्थिति के लाभ से पहले मार्ग में प्रवेश किया। अध्याय 37, सांप की हड्डियां। अंतरिक्ष चैनल में प्रवेश करने वाले जियाओ मिंग को केवल सिर में चक्कर आ रहा था, और जब उसने खुद को समायोजित किया तो उसने पाया कि वह किसी दूसरी दुनिया में प्रकट हुआ था। पहली बार जब उसके पैर जमीन पर पड़े तो जियाओ मिंग ने अपने स्टोरेज रिंग से अपना हथियार निकाला, एक काली तलवार जिस पर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं गया। यह जियाओ मिंग के ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में बिताए 10 दिनों की लूट में से एक थी। जब उसे ये तलवार मिली
तो जियाओ मिंग ने इसका परीक्षण किया था और यह इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। उसने मूल 5वीं रैंक की तलवार के बजाय इस तलवार का इस्तेमाल किया क्योंकि बाद वाली तलवार बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करती थी और अगर दूसरे इसे देखते तो निश्चित रूप से कुछ परेशानी होती। इसलिए जियाओ मिंग ने ये तलवार निकाली। हाथ में काली तलवार लेकर जियाओ मिंग ने पहले चारों ओर देखा, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि आसपास कोई नहीं था। पहले डू सम्राट और डू राजा के शक्तिशाली लोग दूसरों से पहले गुप्त क्षेत्र में भाग गए थे और अब वे कहीं नहीं मिल रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जियाओ मिंग हैरान था। शक्तिशाली डू सम्राट और डू राजा का पलक झपकते ही गायब हो जाना ठीक था क्योंकि वे उड़ सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो लगभग उसी समय प्रवेश कर गए थे? ये समझ में नहीं आया कि वे भी यहाँ नहीं थे, है न? जियाओ मिंग अंदर से बहुत उलझन में था। उसने उन लोगों को चुपके से उस पर हमला करने से रोकने के लिए अपना हथियार निकाला था। हालांकि ये तथ्य कि वे लोग वहां नहीं थे बहुत परेशानी से बचा। फिलहाल खुद को लोगों द्वारा हमला किए जाने से बचाने की जरूरत न होने के कारण जियाओ मिंग ने पहले अपने पीछे दूसरों को आने से रोकने के लिए अपनी बाईं ओर कुछ कदम उठाए, जिसके बाद उसने इस गुप्त क्षेत्र का निरीक्षण करना शुरू किया। आसमान धूसर और उदास था, बिना किसी बादल के। इसे देखकर ही लोगों को नकारात्मकता का एहसास हो रहा था। दूरी पर एक छोटी पर्वत श्रृंखला थी जिसमें कई ऊंचे पेड़ थे जिन्हें जियाओ मिंग ने पहले कभी नहीं देखा था, और स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था कि उस पर इमारतें और मंडप दिखाई दे रहे थे। और श्रृंखला के केंद्र में सबसे ऊंची चोटी थी, जहां प्रकाश का एक और स्तंभ खड़ा था जो बाहर जैसा ही था। फिर से अपने पीछे देखा। कुछ गज की दूरी पर एक दर्जन गज चौड़ा एक काला मार्ग था, और उसके आगे एक धूसर मैदान था जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। पर्वत श्रृंखला का वह भाग गुप्त क्षेत्र का केंद्रीय बिंदु होना चाहिए। इन अंतरिक्ष मार्गों में से एक से अधिक होने चाहिए। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस समय मेरे आसपास कोई क्यों नहीं था। वे गुप्त क्षेत्र के अन्य अंतरिक्ष चैनलों में दिखाई दिए। इस छोटी सी अवधि में जियाओ मिंग अपने पिछले सिमुलेशन में प्राप्त जानकारी को मिलाकर इस निष्कर्ष पर पहुंच गया। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद जियाओ मिंग को केवल यह महसूस हुआ कि वह काफी भाग्यशाली था क्योंकि इस अंतरिक्ष मार्ग से वह पर्वत श्रृंखला में मंडप देख सकता था और अब उसके आसपास कोई नहीं था। जब तक वह काफी तेज था और उसके पीछे कोई डूकिंग पावर हाउस दिखाई नहीं दिया, वह एक शॉर्टकट ले सकता था और उसमें खजाने प्राप्त कर सकता था, बजाय दूसरों की तरह बनने और दूसरों के साथ खजाने के लिए लड़ने के। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज की किस्मत इतनी अच्छी होगी। जियाओ मिंग अपने दिल में खुश हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने शरीर में डू क्यूई को प्रसारित किया और दूर के पहाड़ों की ओर तेजी से भागने के लिए अपने पैरों को उठाया। जियाओ मिंग के गायब होने के तुरंत बाद कई आकृतियां दिखाई दी। उस जगह पर कान लगाया जहां वह अभी अभी गया था। ये सभी आकृतियां अस्त व्यस्त थी। उनके शरीर खून से लाल थे और उनमें से कुछ घायल भी थे। समय समय पर खून की बूंदें टपक रही थीं। जब वे उतरे तो वे बिल्कुल जियाओ मिंग की तरह थे और उन्होंने पहले खुद को बचाने के लिए अपने हथियार पकड़े, लेकिन जब उन्होंने आसपास के वातावरण और दूर के पहाड़ों को स्पष्ट रूप से देखा तो वे सभी पागलों की तरह हंसे। हा, यह आसान नहीं था, लेकिन अंत में मैं चुपके से अंदर घुसने में कामयाब रहा। मुझे कहना होगा कि वे पागल वास्तव में निर्दयी हैं। वहाँ एक मंडप है, वहाँ खजाने होने चाहिए। खजाना, मैं आ रहा हूँ। अरे अरे अरे, उनमें से कुछ के हंसने के बाद उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, और एक दूसरे के बीच कुछ दूरी बनाने के बाद वे सभी दौड़े और उस मंडप की ओर भागे जहाँ जियाओ मिंग गया था। केवल एक चीज जो उन्होंने नहीं देखी वह ये थी कि उन्होंने जमीन पर जो खून बहाया था वह गायब हो गया था, जैसे कि उसे किसी चीज ने सोख लिया हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। कुछ देर चलने के बाद जियाओ मिंग आखिरकार पर्वत श्रृंखला के जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल में प्रवेश करते ही जियाओ मिंग को पहली चीज जो महसूस हुई वह ये थी कि यह बहुत बड़ा था। जंगल में पेड़ जियाओ मिंग की अपेक्षा से बहुत बड़े थे और प्रत्येक पेड़ को घेरने के लिए एक दर्जन लोगों की जरूरत थी। ये जंगल घनी शाखाओं वाला और ऊंचा हो गया है। प्रत्येक शाखा आसानी से एक व्यक्ति को छिपा सकती है। ये दूसरों पर घात लगाने के लिए एक अच्छी जगह है। जैसे ही उसने अपनी डू क्यूई को घुमाया और उस मंडप की ओर तेजी से बढ़ा जहां वह पहले आया था, जियाओ मिंग के दिमाग में एक विचार कौंधा जब उसने उन घने पेड़ों को देखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक लोग निश्चित रूप से इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, और जो लोग बाद में गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेंगे वे निश्चित रूप से सूप का ये पहला निवाला नहीं ले पाएंगे जैसा कि उसने लिया था। जब समय आएगा तो वे हताश लोग जो ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में अराजकता के आदी थे
निश्चित रूप से हार मानने को तैयार नहीं होंगे, और इस तरह की जगह लोगों को मारने के लिए इतनी उपयुक्त थी, वे इसे कैसे छोड़ सकते थे। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि यह जंगल आने वाले दिनों में कई लोगों की जान जरूर लेगा। अरे, यह क्या है? आगे बढ़ रहे जियाओ मिंग को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने अपनी गति रोक दी। कुछ ऐसा था जो उसका रास्ता रोक रहा था। जियाओ मिंग को रोकने वाला कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक लाश थी। जियाओ मिंग अपने सामने लाश की बड़ी बड़ी हड्डियों को देखकर आश्चर्य में रह गया। शव की शक्ल से लग रहा था कि यह करीब 100 मीटर लंबी और 1 दर्जन मीटर चौड़ी लाश थी, जो पेड़ों के बीच से होकर गुजर रही थी। इसकी शक्ल से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि यह सांप के रूप में किसी उच्च श्रेणी के जादुई जानवर की बर्फ सफेद लाश थी। शायद इसकी उम्र या अन्य कारणों से हड्डियां टूट गई थीं और इसकी बची हुई सांसें भी ज्यादा नहीं बची थीं, इसलिए जियाओ मिंग के लिए लाश की सही रैंक का अंदाजा लगाना मुश्किल था। लेकिन जियाओ मिंग ने अनुमान लगाया कि जब इस लाश का मालिक जिंदा था, तो उसके पास छठी रैंक की ताकत रही होगी। बेशक यह जियाओ मिंग की बेतरतीब अटकलें नहीं थीं, उसके पास इसके लिए एक आधार था। उसने लाश के आकार के आधार पर इसका फैसला किया। जादुई जानवरों की ताकत, हालांकि जरूरी नहीं कि आकार जितना बड़ा हो, ताकत उतनी ही मजबूत हो। अक्सर उच्च रैंक वाले जादुई जानवर आकार में बहुत छोटे भी हो सकते हैं। हालांकि वे कमजोर जादुई जानवर लगभग हमेशा आकार में छोटे होंगे। कम से कम स्थलीय जादुई जानवर ऐसे ही होते हैं। ऐसा क्यों है? कारण सरल है, कमजोर लेकिन इतना बड़ा और आकर्षक, यह अन्य जादुई जानवरों के लिए एक समृद्ध स्टेक होने के बराबर है। उनके बड़े आकार का मतलब है कि उन्हें जीवित रहने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता है और उन्हें अन्य जादुई जानवरों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। केवल मजबूत ही एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने में सक्षम है, जबकि कमजोर एक क्षेत्र पर एकाधिकार करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार भूमि पर अपने आकार के कारण अभिमानी और अपनी ताकत के कारण कमजोर जानवर प्राचीन काल में पहले से ही नष्ट हो चुके थे, और केवल कुछ विशेष स्थानों पर कम प्रतिस्पर्धा के साथ वे जीवित रह सकते थे। महासागरों में जीवित रहने के तरीकों में अंतर के कारण अभी भी बड़ी संख्या में कमजोर और बड़े जादुई जानवर हो सकते हैं। हालांकि ब्लैक कॉर्न क्षेत्र का ये हिस्सा महासागर के पास नहीं था, इसलिए जियाओ मिंग ने निष्कर्ष निकाला कि यह छठे दर्जे के जादुई जानवर के अवशेष हो सकते हैं। लाश के अवशेषों ने जियाओ मिंग को लंबे समय तक बाधा नहीं दी। अपने डू क्यूई को काम करते हुए जियाओ मिंग हड्डियों के बीच कूद गया। वह जल्द ही सफेद हड्डियों को तोड़कर अपने लक्ष्य मंडप की ओर बढ़ता रहा। जल्द ही जियाओ मिंग को एक और लाश मिली, एक बंदर जैसी लाश जो मूल सांप की हड्डी जितनी बड़ी नहीं थी। जियाओ मिंग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में एक के बाद एक विभिन्न जादुई जानवरों की लाशें दिखाई दी, और यहाँ तक कि मानव हड्डियां भी दिखाई दी। मुझे आश्चर्य है कि उस कबीले का क्या हुआ जो मूल रूप से इस गुप्त क्षेत्र के पास था। ये वास्तव में इस तरह गायब हो गया। गुप्त क्षेत्र में अभी भी कई सफेद हड्डियां हैं। मुझे लगता है कि एक भयंकर युद्ध हुआ होगा। अध्याय 38, फ्लाइंग डू तकनीक। गुप्त क्षेत्र का स्वामित्व रखने वाला कबीला बहुत मजबूत रहा होगा, और जैसा कि अवलोकन से देखा जा सकता है अंतरिक्ष चैनल के किनारे से, इस गुप्त क्षेत्र में जगह निश्चित रूप से छोटी नहीं है, और इसके स्वामित्व वाली इमारतों की संख्या भी बहुत बड़ी है। ये बड़ी संख्या में लोगों के साथ एक बड़ा कबीला रहा होगा, लेकिन अब इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है और हर जगह लाशें हैं, जो थोड़ा दुखद है। फिर भी लाशें कुछ हद तक परेशान करने वाली हैं। हालांकि इन लाशों ने भी जियाओ मिंग की प्रगति की गति को प्रभावित नहीं किया, बल्कि उसकी गति को और तेज कर दिया। आखिरकार एक चौथाई घंटे बाद जियाओ मिंग अपने गंतव्य पर पहुंच गया। आखिरी पेड़ को पार करने के बाद, जो 10 मीटर से अधिक लंबा था, उसका दृश्य चौड़ा हो गया और उसके सामने कई दसियों मीटर चौड़ा एक छोटा सा चौकोर क्षेत्र दिखाई दिया। चौकोर क्षेत्र सफेद चट्टानों से बना था, जो अतुलनीय रूप से उज्ज्वल थे, और उन पर पक्षियों और उड़ने वाले जानवरों के कुछ चित्र चित्रित थे। साथ ही बाहर के जेड क्षेत्र पर कुछ रून भी थे। हालांकि ये रून कुछ अजीब थे, लेकिन वे बाहर के जेड क्षेत्र के रूनों जैसी शक्ति नहीं दिखाते थे। मंडप क्षेत्र के दूर छोर पर खड़ा था, जो पूरी तरह से एक अज्ञात लाल लकड़ी से बना था, पेड़ों के अनुरूप समग्र रूप, सभी बहुत चौड़े। सफेद वर्ग क्षेत्र के चारों ओर खड़े होकर जियाओ मिंग ने अपनी आंखें मूंद ली और आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा। एक पल के लिए मन ही मन सोचा, फिर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। आत्मा उसके हाथ में दिखाई दी। रास्ता तलाशने जाओ। जियाओ मिंग ने आत्मा को आदेश देने के लिए अपनी आत्मा का इस्तेमाल किया। तुरंत यह उसके हाथ में टिमटिमाया और धीरे धीरे ऊपर उठा, क्षेत्र के मंडप की ओर उड़ गया। क्या ये वास्तव में सुरक्षित है?
आत्मा को धीरे धीरे क्षेत्र की ओर तैरते हुए और किसी भी चीज द्वारा हमला नहीं किए जाने के बाद जियाओ मिंग ने अंदर से राहत महसूस की। हालांकि वह अभी भी जोन में नहीं गया। आखिरकार बाहरी जेड जोन में प्रवेश करने वाले डू ग्रैंड मास्टर का भाग्य अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। जोन में हमला करो। आत्मा को एक और आदेश दिया गया। आदेश प्राप्त करने वाली आत्मा ने जरा भी संकोच नहीं किया और एक झटके के बाद 1 दर्जन सेंटीमीटर लंबा हरा प्रकाश स्तंभ उसके द्वारा भेजा गया और जमीन की ओर निकल गया। धमाका। सफेद रोशनी का एक हल्का पर्दा दिखाई दिया और ऐसा लगा कि वह आत्मा के हमले का विरोध करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से यह आत्मा द्वारा हिंसक रूप से चकनाचूर होने से पहले केवल 1 सेकंड से भी कम समय तक चला। प्रकाश के पर्दे की सुरक्षा के बिना हरे प्रकाश के स्तंभ ने आसानी से सफेद पत्थर को भेद दिया, जिससे सफेद वर्ग क्षेत्र में 1 दर्जन सेंटीमीटर के आकार का एक काला छेद बन गया। ऐसा लगता है कि बाहरी दुनिया में उस जेड क्षेत्र के अलावा यहाँ के छोटे चट्टानी क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे लोग खून के कोहरे में फट जाएं। अभी अभी सफेद सुरक्षा कवच में निहित ऊर्जा को ध्यान से महसूस करने के बाद जियाओ मिंग ने चुपके से कहा, वह ऊर्जा कवच अधिक से अधिक सड़े हुए पत्तों को साफ कर सकता है। ये लोगों के लिए खतरा नहीं हो सकता है, भले ही वह चाहे। चूंकि वह पहले से ही यह सत्यापित कर सकता था कि यह क्षेत्र खतरनाक नहीं था, इसलिए जियाओ मिंग ने आत्मा को अपने अंदर वापस आने का आदेश दिया। एक पल में आत्मा जियाओ मिंग के हाथ में दिखाई दी और उसके हाथ की एक लहर के साथ वह गायब हो गई। अपने पैरों को उठाते हुए उसने बिना किसी बाधा का सामना किए सफेद क्षेत्र को पार किया और मंडप के दरवाजे पर आसानी से पहुंच गया। दरवाजे की प्लेट को देखने के बाद जियाओ मिंग ने हाथ बढ़ाया और लाल लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, जिस पर पक्षियों और जानवरों के चित्र भी बने थे। क्रंच। लकड़ी के दरवाजे के खुलने की आवाज बहुत तेज नहीं, उस कमरे में गूंजी जिसे लंबे समय से छुआ नहीं गया था, जिसने हजारों सालों से मौजूद सन्नाटे को तोड़ दिया। मंडप की पहली मंजिल बिल्कुल भी अंधेरी नहीं थी, दोनों तरफ चांद के पत्थर रोशनी के स्रोत के रूप में थे। मंडप का आंतरिक स्थान वास्तव में उतना ही विशाल था जितना जियाओ मिंग ने सोचा था कि यह बाहर से होगा। पहली मंजिल एक साधारण बैठक क्षेत्र की तरह लग रही थी, हथियारों और सीटों के साथ कुछ लकड़ी की अलमारियों को छोड़कर इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। प्रवेश करने पर जियाओ मिंग ने ध्यान से जगह का निरीक्षण किया। अंत में उसे कुछ नहीं मिला। निराश होकर उसने लकड़ी के रैक को हथियारों से जलाने का फैसला किया। पास की हरी रंग की तलवार को बाहर निकालते हुए तलवार के चिकने शरीर ने जियाओ मिंग के छोटे चेहरे को प्रतिबिंबित किया। तलवार को आगे बढ़ाकर लहराते हुए वह थोड़ा कांप उठी और अचानक तलवार की एक सुखद आवाज सुनाई दी। एक अच्छी तलवार। खुद तलवार चलाने वाला व्यक्ति होने के नाते जियाओ मिंग इस निष्कर्ष पर पहुंचा। यह एक अच्छी तलवार थी जो उसकी 5वीं श्रेणी की जादुई कोर तलवार से कमजोर नहीं थी, सिवाय इसके कि इसमें कोई जादुई कोर इनले नहीं था। ये किसी भी तरह से कमतर नहीं थी। उम्र ने इसे कम से कम प्रभावित नहीं किया था। अकेले इस तलवार के साथ ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। जियाओ मिंग ने खुशी से इस तलवार को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। इसके बाद उसने अपनी नजर रैक पर रखे दूसरे हथियारों पर डाली। 2 भाले, 2 बड़ी तलवारें और एक कटार भी हैं। बुरा नहीं है उन्हें लंबी तलवार के साथ एक साथ रखने के लिए। मुझे लगता है कि गुणवत्ता में बहुत अंतर नहीं है, हालांकि उनमें से किसी में भी जादूकोर नहीं है, लेकिन फिर भी वे कुछ 100,000 सोने के सिक्कों के लायक हो सकते हैं। इनेस, बुरा नहीं, बुरा नहीं। इन चीजों को अपने स्टोरेज रिंग में खुशी खुशी रखने के बाद जियाओ मिंग ने अपना ध्यान दूसरी मंजिल के रास्ते की ओर लगाया। जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो जियाओ मिंग ने पाया कि वहां कई कमरे थे। आराम से एक कमरा खोलकर थोड़ी देर तक तलाशी लेने के बाद उसे कुछ भी कीमती नहीं मिला। जियाओ मिंग निराश नहीं हुआ और अगले कमरे की तलाशी जारी रखी। कमरे दर कमरे तलाशी लेते हुए जियाओ मिंग ने जल्द ही दूसरी मंजिल की तलाशी पूरी कर ली और सीढ़ियों पर फिर से दिखाई दिया। उसके हाथ में कुछ बोतलें और जार और 2 स्क्रॉल भी थे। सबसे पहले उसने उन्हें फर्श पर रखा, एक दवा की बोतल खोली और उसके हाथ में एक काली गोली दिखाई दी। इसे अपनी नाक के पास लाकर सूंघते हुए जियाओ मिंग को अंदर से थोड़ी निराशा हुई। स्तर बहुत कम है, संरक्षण उचित नहीं है, औषधीय गुण पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। डूक्यूई महाद्वीप पर हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि हर चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन यह निश्चित रूप से सच था कि निम्न स्तर की चीजों की एक शेल्फ लाइफ होती है। हालांकि गोली जैसी किसी चीज की शेल्फ लाइफ काफी लंबी होती है, लेकिन अगर इसे ठीक से स्टोर न किया जाए तो इसके औषधीय गुणों को खोना भी आसान है।
गोली का स्तर जितना कम होगा उतना ही अधिक होगा। केवल उच्च स्तरीय स्पिरिट गोलियां समय से प्रभावित नहीं होंगी, बल्कि समय के साथ और अधिक शक्तिशाली होती जाएंगी। जियाओ मिंग के हाथ में गोलियां निश्चित रूप से उच्च स्तरीय गोलियां नहीं थीं, और ठीक से स्टोर न किए जाने के कारण वे इस समय खर्च की गई गोलियां बन गई थीं। जियाओ मिंग ने इतनी आह नहीं भरी क्योंकि उसे निम्न स्तरीय गोली न मिलने का अफसोस था। ये गोली दूसरों के लिए कीमती हो सकती है, लेकिन एक कीमियागर के रूप में उसके लिए ये कुछ भी नहीं थी। उसने आह भरी क्योंकि उसने इस तरह की गोली पहले कभी नहीं देखी थी। यह एक तरह की प्राचीन गोली थी। अगर औषधीय गुण अभी भी मौजूद होते तो वह इसका अध्ययन कर सकता था। यह उसके कीमियागर कौशल को बेहतर बनाने के लिए अच्छा होता। लेकिन अब ये गोलियां पहले से ही घिसी पिटी गोलियां बन चुकी थी, अध्ययन के लिए बेकार। इस खर्चीली गोली को लापरवाही से जमीन पर फेंकते हुए जियाओ मिंग ने कई अन्य बोतलें खोली, जिनमें से कुछ में ऐसी ही सामग्री थी। एक और आह भरते हुए उसने अपने पैरों के नीचे रखी वस्तुओं को फेंक दिया। अपने बाएं और दाएं हाथों में दो प्राचीन स्क्रॉल उठाते हुए जियाओ मिंग ने सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में आग के रंग के स्क्रॉल की ओर देखा। आग की विशेषता जुबान वर्ग की उच्च की हुई विधि, आध्यात्मिक नरक तकनीक। स्क्रॉल पर लिखे कुछ बड़े शब्दों को देखते हुए जियाओ मिंग ने अपने होठों को ब्रश किया। ट्विन स्पिरिट्स के उदय के साथ उसने लंबे समय से अन्य क्यूई विधियों में रुचि खो दी थी। शायद याओ लाओ के हाथ में केवल फ्लेम मंत्र ही उसे कुछ और बार देखने के लिए मजबूर कर सकता था। हालांकि यह जुबान क्लास फायर एट्रीब्यूट की हुई विधि बेकार नहीं थी, कम से कम यह उसकी इन्वेंट्री को थोड़ा बढ़ा सकती थी, उन कुछ स्क्रैप गोलियों से बेहतर। इस स्क्रॉल को अपने स्टोरेज रिंग में रखते हुए जियाओ मिंग ने एक और हरे और प्राचीन स्क्रॉल को देखा। उसने स्क्रॉल पर एक बड़ी लाइन लिखी देखी, हाई लेवल फ्लाइंग डू टेक्निक हुआंग क्लास, हेवनली ग्रीन पेरेग्रीन फाल्कन विंग। अध्याय 39, छिपना। फ्लाइंग डू टेक्निक। जियो मिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। फ्लाइंग डू टेक्निक सभी प्रकार की डू टेक्निक में सबसे दुर्लभ थी। फ्लाइंग डू टेक्निक एक अजीबोगरीब गुप्त तकनीक थी जो अभ्यासकर्ता को अपनी पीठ पर नसों से निकलने वाले दो छोटे विस्तार बनाने में सक्षम बनाती थी, और जब तक ये दो विस्तार विस्तारित होते थे, तब भले ही उसकी ताकत डूकिंग के स्तर तक न पहुंचे, फिर भी वह अपने पंखों को संघनित करने और हवा में उड़ने में सक्षम होगा। उड़ना एक ऐसा प्रलोभन है जो कई लोगों के दिलों को झकझोर देता है, और इस प्रलोभन का पीछा करने के लिए कई लोग अप्राप्य डूकिंग क्षेत्र तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा फ्लाइंग डू टेक्निक करने के कई तरीके खो गए थे, जिससे इसकी सराहना का स्तर बढ़ गया। जियो मिंग ने जितनी बार भी लाइव सिम्युलेटर का इस्तेमाल किया था, उसने जियामा अकादमी बुक कलेक्शन में केवल फ्लाइंग डू तकनीक शब्द ही देखे थे। कोई कल्पना कर सकता है कि यह फ्लाइंग डू तकनीक कितनी दुर्लभ थी। ये देखने के बाद कि उसके हाथ में जो था वह फ्लाइंग डू तकनीक थी, जियो मिंग की सांसें अचानक तेज हो गईं। हर किसी का सपना आसमान में उड़ना था, और जियो मिंग स्वाभाविक रूप से उड़ने में बहुत रुचि रखता था, जो बचने की सबसे अच्छी गारंटी थी। उसका क्षेत्र अब केवल डू ग्रैंड मास्टर का क्षेत्र था, और कोई नहीं बता सकता था कि डू किंग की ताकत तक पहुंचने और आसमान में उड़ने के लिए उसे खुद पर भरोसा करने में कितना समय लगेगा। अब जब उसके हाथ में एक अतिरिक्त फ्लाइंग डू तकनीक थी, तो यह उसे उड़ने की लत को जीने की अनुमति देगा। इस समय जियो मिंग को इस डू तकनीक की खेती करने की आवश्यकता थी। फ्लाइंग डू तकनीक की खेती अक्सर अन्य डू तकनीकों की तुलना में बहुत तेज थी, इसलिए उसके पास गुप्त क्षेत्र में अपने जीवन की रक्षा करने के लिए एक अतिरिक्त तरीका भी हो सकता था। हालांकि डू तकनीक की रैंक देखने के बाद जियाओ मिंग थोड़ा हिचकिचाया। ये फ्लाइंग डू तकनीक केवल हाई हुआन क्लास में है, क्या ये थोड़ा कम नहीं है? वर्तमान जियाओ मिंग पहले वाला जियाओ मिंग नहीं था, जिसके पास नहीं था जब वह 4 साल का था। तब उसने एक सिम्युलेटर बनाया था। उस समय वह डू क्यूई की खेती करने के लिए सबसे बुनियादी डू तकनीक सीखने में बहुत खुश था। वर्तमान में जियाओ मिंग की दृष्टि व्यापक हो गई थी, ये जानते हुए कि वह अब जिन डू तकनीकों की खेती कर रहा था, उनमें से कोई भी उच्च जुबान वर्ग से नीचे नहीं थी, और यहाँ तक कि मध्यवर्ती डी क्लास से भी नीचे नहीं थी। हुआन क्लास डू तकनीकों पर एक नज़र डालने में भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, और उन सभी को केवल धूल खाने के लिए उसके भंडारण रिंग में रखा जा सकता था। काश वह उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहता था जब वह जियाओ परिवार में वापस लौटता, ताकि उन्हें परिवार के पुस्तक संग्रह में फेंक सके। हुआन क्लास डू तकनीकें उसके भंडारण रिंग में रहने के योग्य भी नहीं थी। इसलिए वर्तमान जियाओ मिंग को यह फ्लाइंग डू तकनीक बहुत कम स्तर की होने के कारण पसंद नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि फ्लाइंग डू तकनीक का होना कुछ भी न होने से बेहतर है। अगर उसे अभी भी यह और वह पसंद नहीं है, तो क्या वह दिखावा नहीं कर रहा है? अरे,
यह जियाओ मिंग का दिखावा नहीं था। ये सच था कि फ्लाइंग डू तकनीक न होने से बेहतर है कि उनके पास हो। हालांकि फ्लाइंग डू तकनीक का स्तर बहुत कम होने का मतलब था कि यह बहुत तेज नहीं हो सकती थी और उच्च स्तरों की तुलना में अधिक डू क्यूई का उपभोग कर सकती थी। भविष्य में जैसे जैसे किसी की ताकत बढ़ती जाएगी, इसकी वृद्धि कम होती जाएगी। जियाओ मिंग ने मूल रूप से इस साहसिक कार्य के बाद वापस बाहर जाने से पहले उच्च क्षेत्र में साधना करने के लिए आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करने की योजना बनाई थी। ठीक है, सटीक समय, ये संभवतः आंतरिक प्रांगण का स्नातक स्तर था। ये कहा जा सकता है कि समय की यह अवधि अपेक्षाकृत सुरक्षित थी, और तब तक जियाओ मिंग को लगा कि उसके पास भी डू किंग की ताकत होनी चाहिए। ये कहना पर्याप्त है कि ऐसे कम समय थे जब उसे फ्लाइंग डू तकनीक की आवश्यकता थी। शायद ये केवल इन कुछ दिनों में ही था जब उसे इसकी अधिक तत्काल आवश्यकता थी। क्या इन कुछ दिनों के लिए इस मूल्यवान डू तकनीक का उपयोग करना थोड़ा बेकार नहीं है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इन कुछ दिनों के लिए नहीं, तो जियानान अकादमी के पुस्तक संग्रह में जुआन वर्ग की मध्यवर्ती स्तर की फ्लाइंग डू तकनीक, फ्लाइंग क्लाउड विंग भी थी। इसलिए जियाओ मिंग थोड़ा हिचकिचा रहा था। एक पल के लिए सोचने के बाद जियाओ मिंग ने फिर भी डू तकनीक को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया और धीरे से कहा, इसे भूल जाओ, चलो एक बार फिर से देखते हैं। हाई हुआन क्लास की फ्लाइंग डू तकनीक यहाँ दिखाई दे सकती है और उनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए शायद हम जुआन क्लास की फ्लाइंग डू तकनीक को अन्य मंडपों में भी पा सकें। दूसरी मंजिल की पहले ही तलाशी ली जा चुकी थी, और जियाओ मिंग के मन में आगे की तलाशी के बारे में कोई विचार नहीं था। उस पल उसने अपनी आंखें ऊपर की मंजिल की ओर जाने वाले मार्ग की ओर घुमाई। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, नीचे की मंजिल से जोरदार गाली गलौज की आवाजें आईं। अरे, इस मंडप का दरवाजा क्यों खुला है? कुछ ठीक नहीं है। बाहर के जेड क्षेत्र में अभी एक नया छेद हो गया है। क्या हम यहाँ आने वाले पहले लोग नहीं होंगे? अरे, उन्होंने यहाँ से सब कुछ निकाल लिया है, केवल कुछ टूटे हुए तांबे और लोहे के टुकड़े बचे हैं। यहाँ कोई जरूर आया होगा। डॉट 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 डॉट। ये चिल्लाहट और गालियां सुनकर जियाओ मिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। ये लोग इतनी तेजी से अंदर आ गए। जियाओ मिंग को गुप्त क्षेत्र में प्रवेश के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा का एहसास था। हालांकि वह गुप्त क्षेत्र के मार्ग में प्रवेश करने वाली भीड़ का पहला समूह था, लेकिन गुप्त क्षेत्र के मार्ग में प्रवेश करने से पहले उसके पीछे जो चिल्लाहटें सुनाई दे रही थी, साथ ही हथियारों की टकराने की आवाज से यह स्पष्ट हो गया था कि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना कितना मुश्किल था। उसे ये भी लगा कि अगर उसने एक कदम भी देरी की, तो उसे गुप्त क्षेत्र के बाहर युद्ध में घसीटा जा सकता है। ये लोग उसके 10 मिनट बाद मंडप के इस तरफ पहुंचने में सक्षम थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि उनके पास असाधारण ताकत थी, और उनके बीच एक डू स्पिरिट हो सकता था। ये लोग कितने चिड़चिड़े हैं, वे मुझे देखते ही घेर लेंगे और फिर मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए जियाओ मिंग ने तीसरी मंजिल पर आगे की खोजबीन करने का विचार त्याग दिया। वह प्रशिक्षण के लिए बाहर चला गया, और हालांकि वह लड़ने से नहीं डरता था, लेकिन इस तरह का अंतर बहुत बड़ा था। वह अभी भी बहुत लंबा नहीं जी पाया था। टैप टैप टैप। पहली मंजिल पर कदमों की आवाज और भी स्पष्ट होती जा रही थी, और जियाओ मिंग ने सीढ़ियों से आती आवाजों की आवाज भी सुनी। ऐसा लग रहा था कि हालांकि उन्हें पता था कि यह मंडप पहले ही ले लिया गया था, फिर भी उनका अपनी खोजबीन छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। जियाओ मिंग समझ गया कि बहुत देर नहीं हुई है। अगर वह नहीं छिपा, तो उसे खोज लिया जाएगा। अपनी आंखों को आराम से घुमाते हुए उसने गलियारे में कसकर बंद खिड़की को देखा। उसकी आंखें चमक उठी और एक चमकती हुई रोशनी के साथ जियाओ मिंग चुपचाप और बिना किसी निशान के गायब हो गया। जियाओ मिंग अभी लगभग 10 सेकंड के लिए गायब हुआ था जब दूसरी मंजिल के गलियारे के प्रवेश द्वार पर मजबूत आभा वाले कई आकृतियां दिखाई दी। उनमें से एक, लाल वस्त्र पहने एक आदमी, उस जगह की ओर कुछ उलझन से देख रहा था जहां जियाओ मिंग अभी खड़ा था। यह अजीब है, यहाँ ऊपर कोई होना चाहिए। क्या ये हो सकता है कि आपने गलत समझा? उसके बगल में खड़े एक बड़े, मांसल आदमी ने पूछा। उसे कुछ संदेह था। आखिरकार वह और ये लाल वस्त्रधारी व्यक्ति ताकत के मामले में बहुत अलग नहीं थे, और उसने एक क्षण पहले कोई सांस महसूस नहीं की थी। लोगों को उससे सवाल न करने देना मुश्किल था। नहीं, मैं जिस तकनीक की साधना करता हूँ, वह रक्त क्यूई के प्रति बहुत संवेदनशील है। अभी मैंने स्पष्ट रूप से एक दूसरे दर्जे के जादुई जानवर के बराबर रक्त क्यूई महसूस की है, और अब मुझे नहीं पता कि मैं इसे क्यों महसूस नहीं कर सकता। एक दूसरे दर्जे का जादुई जानवर। जब मांसल व्यक्ति ने ये सुना, तो उसके मुंह के कोने फड़क उठे।
जब तक किसी के मांस को विशेष रूप से दवा से परिष्कृत नहीं किया जाता, तब तक कोई भी व्यक्ति उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। उस व्यक्ति का शरीर भी नहीं पहुंच सकता है न। सामने हरे कपड़े पहने अधेड़ व्यक्ति पर एक छिपी हुई नजर से मांसल व्यक्ति की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। अन्य लोगों ने भी हरे कपड़े पहने व्यक्ति को उसी नजर से देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने डरे हुए थे। इस समूह के लोगों में हरे रंग का आदमी डू स्पिरिट क्षेत्र में सबसे मजबूत था। बाकी सभी 8 या 9 सितारा डू ग्रैंड मास्टर या 5 या 6 सितारा डू ग्रैंड मास्टर में थे। अगर इन डू ग्रैंड मास्टर्स की मौन सहमति न होती, जहां वे गुप्त रूप से इस डू स्पिरिट का विरोध करना चाहते थे, उनके पास यहां होने की योग्यता भी नहीं होती। हरे रंग का आदमी चारों ओर से आ रही काली निगाहों से अंधा नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह उनके एकजुट होने और खुद का विरोध करने के इरादे से अवगत था। लेकिन पहली मंजिल पर बने इस अस्थायी गठबंधन का क्या फायदा था? जब समय आएगा, एक बार जब वे खजाने को देखेंगे, तो ये गठबंधन बिना किसी कदम के अपने आप बिखर जाएगा। उस समय ये डू ग्रैंड मास्टर्स उससे खजाना कैसे छीन सकते थे? इसलिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। हालांकि जब उसने फर्श पर पड़ी गोलियों को और दालान में कमरों के खुले दरवाजों को साफ किया, तो हरे रंग के कपड़े पहने आदमी का चेहरा बदसूरत था। चाहे तुम सही हो या गलत, ब्लड क्लाउड, ये हमेशा सही होता है कि इस जगह पर लूटपाट की गई है। अध्याय 40, अस्थायी प्रस्थान। अरे, वह आदमी गुप्त क्षेत्र में हमसे बस कुछ ही समय आगे था। वह वास्तव में इतनी तेजी से आगे बढ़ा, वह अब ज्यादा दूर नहीं होगा। क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? रक्त के लाल रंग के लबादे में सजे ब्लड क्लाउड ने भीड़ से भयंकर नजर से पूछा। हवा में खून की तेज गंध भर गई थी। जाहिर तौर पर वह गुस्से में था। दूसरों के चेहरे भी बहुत बदसूरत थे। जब उन्होंने ब्लड क्लाउड का सवाल सुना, तो वे सभी थोड़े चौकन्ने दिखे। नहीं, ये जंगल इतना बड़ा है और पेड़ शाखाओं से भरे हुए हैं। वह किसी भी पेड़ में छिप सकता है। आप उसे कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? इसके अलावा हम अभी भी नहीं जानते कि उसके साथी है या नहीं और उसकी ताकत कितनी है। लेकिन इस तथ्य से कि वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा, हम बता सकते हैं कि वह हम में से किसी से कमजोर नहीं है। अगर वह घात लगाने का इरादा रखता है, तो यह निश्चित नहीं है कि अगर हम में से कोई भी उससे अकेले मिले तो कौन बचेगा और कौन मरेगा। इसलिए बेहतर है कि जोखिम न लिया जाए। हैरानी की बात यह है कि जिस बलिष्ठ व्यक्ति ने शुरू में ब्लड क्लाउड से बातचीत की थी, उसने समझदारी भरे शब्द कहे जो उसके बलिष्ठ शरीर से मेल नहीं खाते थे। जब दूसरों ने उसे यह कहते हुए सुना, तो उन्हें ऐसा ही लगा, और हालांकि वे थोड़े अनिच्छुक थे, उन्होंने भी अपना सिर हिलाया, ये स्वीकार करते हुए कि बलिष्ठ व्यक्ति ने जो कहा वह वास्तव में सच था। वास्तव में, चलो इसे भूल जाते हैं। ये जगह बहुत बड़ी है। लोगों को ढूंढना वास्तव में थोड़ा मुश्किल है। अगर हम पर घात लगाया जाता है, तो हम बहुत नुकसान में होंगे। ठीक है, हमें उस व्यक्ति को खोजने में जो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें दूसरे मंडपों की तलाश करनी चाहिए। ब्लड क्लाउड, तुमने न्यू सैन की तरह गहराई से नहीं सोचा। तुमने हमें लगभग मुसीबत में डाल दिया। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने होशियार होगे। न्यू सैन, तुमने ये सब सोचा। तुम्हारा शुक्रिया, वरना हम अपना समय व्यर्थ ही बर्बाद कर देते। मांसल आदमी मुस्कुराया और अपनी आंखें घुमाई। वह इन लोगों की खातिर ऐसा नहीं कर रहा था। वह अपने आप में सोच रहा था, उनके बीच डू स्पिरिट क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति था। अगर वे जल्दबाजी में बिखर गए, तो वे आसानी से एक एक करके मारे जाएंगे। वह जानता था कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में इस तरह की हत्या एक नियमित घटना थी। उसने खुद भी इस तरह की हरकतें बहुत बार की थीं। वह गारंटी नहीं दे सकता था कि हरे रंग का आदमी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए सबसे अच्छा यही था कि सभी पहले एक साथ रहें। अन्यथा वह इन लोगों के चले जाने और साफ मौत मरने से खुश होता। बेशक वह वास्तव में उस आदमी की तलाश में नहीं जाना चाहता था, और जैसा कि उसने कहा, अगर इसमें इतना प्रयास करना पड़ा, तो वह किसी अन्य मंडप की तलाश में जा सकता था। जब ब्लड क्लाउड ने न्यू सान से यह विश्लेषण सुना, तो उसे भी लगा कि वह सही था, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया गया, जिससे वह थोड़ा बुरा लग रहा था। थोड़ी सी खर्राटे के बाद उसने बात करना बंद कर दिया। हरे रंग के कपड़े पहने आदमी को ये देखकर थोड़ी निराशा हुई कि ये लोग गुस्से से प्रेरित नहीं थे। जैसा कि मांसल आदमी ने सोचा था, उसके लिए इन हाई स्टार डू ग्रैंड मास्टर्स के पास जो धन था, वह भी काफी बड़ी राशि थी। उसने खुद कुछ दिन पहले डू स्पिरिट से गुजरने के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी। जब वह चिंतित था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो गुप्त क्षेत्र खोल दिया गया था। गुप्त क्षेत्र के रहस्यों को जानने के बाद इन लोगों के खजाने को हथियाना बुरा नहीं था।
इन दो ग्रैंड मास्टर्स की संपत्ति कुछ दिन पहले की तुलना में बहुत कम नहीं होगी। इसलिए वह चुप रहा क्योंकि वे अपने सामने रहस्यमय आदमी का पीछा करने की बात कर रहे थे। दुर्भाग्य से इन लोगों में अभी भी बुद्धिमान लोग थे जो क्रोध और लालच से अभिभूत नहीं थे। ये देखकर कि वे पीछा करने की बात नहीं कर रहे थे, हरे रंग के आदमी ने अपने दिमाग में छोटी मोटी गणनाओं को एक तरफ रख दिया और उदासीनता से कहा, चूंकि आप में से कोई भी उनका पीछा करने का इरादा नहीं रखता है, इसलिए इस जगह की तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी पहले ही तलाशी हो चुकी है। चलो तीसरी मंजिल पर चलते हैं। ये कहने के बाद वह आगे बढ़ गया और तीसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। दूसरे लोगों ने एक दूसरे को एक साथ देखने के बाद पीछे न छूटने के लिए उनका अनुसरण किया। जल्द ही दूसरी मंजिल खाली हो गई, केवल ऊपरी मंजिल से कभी कभी कुछ बातचीत की आवाज आ रही थी। 1 मिनट बाद जियाओ मिंग उसी जगह पर फिर से प्रकट हुआ। उसने ऊपर की मंजिल से सरसराहट सुनी और यह कहते हुए भौहें सिकोड़ ली, ब्लैक कॉर्न क्षेत्र एक ऐसी जगह होने के योग्य है जहां विभिन्न साम्राज्यों के अनगिनत मजबूत लोग भागने के लिए इकट्ठे हुए हैं और सभी प्रकार की प्रतिभाएं उभरी हैं। वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के स्थान का निर्धारण करने के लिए रक्त की हुई पर भरोसा कर सकता है? अगर मैंने अभी जानबूझकर अपने पूरे शरीर की आभा को दबाया नहीं होता, तो मुझे डर है कि वह मुझे खोज लेता। अभी उन लोगों के रवैये के साथ अगर उसे खोजा गया, तो जियाओ मिंग को लगा कि उसे छोड़ने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है। बाकी लोग ठीक थे, लेकिन उस टू स्पिरिट पावर हाउस से निपटना थोड़ा मुश्किल था। जितना ऊंचा क्षेत्र, प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर उतना ही बड़ा। वह डू स्पिरिट उससे लगभग एक बड़ा क्षेत्र ऊंचा था। कई अन्य डू ग्रैंड मास्टर्स के अलावा जो उससे कई सितारे ऊंचे थे। भले ही वह स्तरों के माध्यम से लड़ सकता था, इन लोगों से निपटना काफी मुश्किल होगा। हालांकि अगर वह चाहता तो अभी भी जा सकता था, बस कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती थी। जियाओ मिंग कोई कीमत नहीं चुकाना चाहता था। सौभाग्य से सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद उस आदमी का उससे फिर सामना नहीं हुआ था। हो सकता है कि उस व्यक्ति की क्यूआई विधि पर्याप्त अच्छी नहीं थी, इसलिए अगर दूसरे थोड़ा छिप गए तो उसके लिए फिर से दूसरों की सांसों का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। अब वे प्रकाश में हैं और मैं अंधेरे में हूँ, क्या मुझे छिपकर उन पर जासूसी करनी चाहिए? जियाओ मिंग ने सोचा क्योंकि वह ऊपर के बक्सों में से खोजबीन की आवाजें सुन रहा था। इन लोगों के लिए जिन्होंने एक पल पहले उसका पीछा करने की कोशिश की थी, वह किसी भी नैतिकता की बात नहीं करेगा। स्वाभाविक रूप से वह चुपके से हमला करके खजाने की कटाई करने में शर्मिंदा नहीं होगा। पहली और दूसरी मंजिल पर चीजें संग्रहित थीं और दूसरी मंजिल पर फ्लाइंग डू तकनीक भी जमा थी, इसलिए कमोबेश तीसरी मंजिल पर भी कुछ होना चाहिए। जियाओ मिंग वास्तव में हार मानने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था, बस ऐसे ही। आखिर वह यहाँ सबसे पहले पहुंचा था। हालांकि अब जब उन्हें पता चल गया था कि ऊपर की मंजिल की तलाशी नहीं ली गई है, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि वह पास में ही है, इसलिए उसके लिए ऐसा करना थोड़ा जोखिम भरा होगा। जैसे ही जियाओ मिंग ने सोचा कि उन पर जासूसी करनी है या नहीं, नीचे से फिर से कदमों और बातचीत की आवाज आई। जियाओ मिंग ने अपनी भौहें उठाई और अचानक खिड़की से बाहर कूद गया, घर की छत पर लटक गया। उसके ऐसा करते ही उससे ज्यादा तेज आभा वाले कई लोग दूसरी मंजिल पर पहुंच गए और दूसरी मंजिल पर विभिन्न कमरों के दरवाजे खुले देखकर उन्होंने जोर से गालियां दी और बिना किसी हिचकिचाहट के तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। झड़प झड़प झड़प। जैसा कि उम्मीद थी, ऊपरी मंजिल से मारपीट और हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव की आवाज आई। क्या ये कोई लड़ाई है? जियाओ मिंग उसी स्थिति में फिर से प्रकट हुआ जिसमें वह अभी था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तीसरा समूह इतनी जल्दी आ जाएगा। वे दूसरे समूह के खिलाफ भी लड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद निश्चित रूप से अधिक लोग होंगे। यहाँ समय बर्बाद करना स्पष्ट रूप से बुद्धिमानी नहीं है। पहले निकल जाना बेहतर है। वे चाहे तो तीसरी मंजिल पर चीजों के लिए लड़ सकते हैं, जबकि मैं पहले दूसरे मंडपों में जाऊंगा। ये सोचते हुए जियाओ मिंग ने इस तथ्य का लाभ उठाया कि लोगों का चौथा समूह अभी तक नहीं आया था और चुपचाप दूसरी मंजिल में खिसक गया। मंडप छोड़ने और घने जंगल में प्रवेश करने से पहले जियाओ मिंग ने जानबूझकर पीछे की ओर देखा। उसने युद्ध के उतार चढ़ाव को देखा जो मजबूत हो रहे थे और मंडप को फाड़ने की क्षमता रखते थे। जियाओ मिंग मुस्कुराया। लड़ाई जितनी मजबूत होगी उतना ही अच्छा होगा। उस स्थानिक मार्ग में सभी को इस स्थान पर लुभाना सबसे अच्छा है ताकि मुझे अन्य स्थानों की तलाश करने के लिए अधिक समय मिले। इन विचारों के साथ जियाओ मिंग एक अच्छे मूड में जंगल में चला गया और गायब हो गया।